तो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैंने कवर कराए थे चैप्टर 1 से लेके 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो कि काम के जो कि यूज होंगे ही होंगे। पहला फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे के नीचे क्या आता है, आप बोलोगे 2a। क्या आता है, 2a। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। फॉर्मूला आपको कम से कम अपने नोटबुक में ये 5 बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था, क्या रीजन था भाई? किसी क्वेश्चन में अगर आपसे मिडिल टर्म नहीं हो रही, किसी क्वेश्चन में आपसे मिडिल टर्म नहीं हो रही, तो समझ लो उस जगह पर आप क्या लगा दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे। बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब यहाँ पे एबीसी पता होगा भाई, जब चैप्टर 2 में मैंने आपको करा रहा था तो वहां पे एबीसी बताया था, नहीं बताया था? आप बोलोगे हाँ भैया। तो भाई वही एबीसी यहाँ पर है, कोई नया एबीसी नहीं है हमारे पास। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, नेचर ऑफ रूट्स, या फिर मैं बात करूं जीरोस, कि भाई ये किस कैटेगरी का नेचर है। ये इसके लिए भी आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अगर इसका आंसर मेरा प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या हो गया, जीरो से बड़ा। अगर मेरा ये फॉर्मूला लगाने पे आंसर प्लस आता है, प्लस आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा, तो आप अपना आंसर लिखोगे किस कैटेगरी का है, आप बताओगे 2। ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट, ये वर्ड लिखोगे आप। ठीक है, ये वर्ड लिखोगे आप। क्लियर हुई बात? ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, जहां पे अलग अलग आंसर आ रहा हो एक्स की, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आप, ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ गए कि जब भी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हो, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो उसका किस कैटेगरी का नेचर होगा, आप बोलोगे भैया वो नेचर होगा हमारा रियल डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट, अलग रूट। अगर मेरा आंसर ये फॉर्मूला लगाने पर जीरो ही आ जाए, मतलब जीरो जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला लगाया आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac करा, अगर मेरा आंसर प्लस का आता है तो आप ये नाम दोगे। अगर मेरा आंसर जीरो आ जाता है तो आप इसको बोलोगे क्या, नो सॉरी, टू इक्वल रियल रूट। क्लियर हुई बात? ठीक है। और वहीं मैं बात करूं कि अगर मेरा आंसर प्लस आ गया, जीरो आ गया, तो अगला क्या बचा, आप बोलोगे माइनस। माइनस किससे छोटा होता है, जीरो से छोटा होता है, मतलब जीरो बड़ा हो गया, तो भाई आप बोलोगे इधर नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, मतलब यहां से एक्स या वाई की जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो चैप्टर 4 करने जा रहे हो, बस इतना सा आपको याद रखना है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कैसे होते हैं कि अगर ये फॉर्मूला लगाया, प्लस का आंसर आया तो ये लाइन लिखूंगा, अगर इक्वल का आंसर आया तो ये लाइन लिखूंगा, अगर मेरा ये चीज आती है तो हम ये लिखेंगे। दूसरी सरल भाषा में आप ये भी समझ सकते हो कि टीचर जो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज दिस, पहले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, दूसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा। तो आपकी इच्छा, आप किस तरीके से इसको याद करना चाहते हो। अब इतना याद करने के बाद आपको एक और चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है वो बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेकर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब भाई ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर जो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे 10 है, 10 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इसी को बोलते हैं लगातार जो नंबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। जैसे पहला नंबर आपने 100 लिख दिया, तो भाई अगला नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 101, फिर अगला नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 102, फिर अगला नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 103 होगा। तो वही कहानी यहां पर है कि जो मेरा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होता है उसको क्या मानते हैं हम, एक्स। और जो मेरा सेकंड होगा,
ठीक है। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो आप y नहीं x+1 मानते हैं। क्या मानते हैं? x+1। फिर थर्ड होगा, आप बोलोगे भैया ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, कैसे निकाल दिया आपने? तो भाई इधर ध्यान देना, देख पहला नंबर 10 है, अगला नंबर क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताया लगातार जो कंटिन्यू चले। अगला नंबर आप बोलोगे 11, फिर उसका अगला नंबर आप बोलोगे 12। तो ध्यान देना इधर कि भाई ये बनाने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ा? आप बोलोगे 1। फिर 10 से 12 जाने के लिए कितना करना पड़ा? 2। तो आप क्या समझे? अगर पहला नंबर मेरा x होता तो दूसरा नंबर क्या होगा? x+1 होगा, तीसरा नंबर x+2 होगा, अगला नंबर x+3 होगा। बात क्लियर है नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के अंदर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर यहां पे हेडिंग में दे देता हूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की, किसकी हेडिंग दे रहा हूं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर के केस में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है इवन नंबर को लेकर। ठीक है, इवन नंबर को लेकर आपको ये बात ध्यान रखनी है। इवन नंबर में भी वही फर्स्ट नंबर x, लेकिन दूसरा नंबर होता है x+2, तीसरा नंबर क्या होगा? x+4। याद रहेगा नहीं रहेगा? आप बोलोगे हाँ भैया। कैसे याद रहेगा? थोड़ा सा समझते हैं, जरा ध्यान देना कि पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 14। तो भाई ध्यान दे, देख इसको बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा? आपने बोला 2। इसको बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा? 4। तो अगर इवन वर्ड यूज कर रहा है, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? इवन। तो इवन के लिए बात ध्यान रखनी, इवन में पहला x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। वहीं मैं बात करूं इधर कि अगर यहां पर ऑड वर्ड यूज करता, कॉन्जिक्यूटिव ऑड वर्ड यूज करता, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब बच्चा यहाँ ऑड जब भी क्वेश्चन आया है ना, गड़बड़ करके ही आया है। वो क्या करता है? फुर्ती फुर्ती में पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+3। लो जी हो गई कल्याण यहाँ पे। ठीक है, कर दी गड़बड़। रीजन बताता हूं भाई, इधर भी जो नंबर आएगा ना वो आएगा x, दूसरा x+2 और तीसरा क्या आएगा? x+4। अब आप बोलोगे भैया पागल हो गए क्या, अभी तो लिखा था आपने। तो बाबू इधर ध्यान देना, पहला नंबर 11, दूसरा 13, ओड की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? ओड की। तो 11, 13, 15 है हमारे पास। तो ध्यान दे 11 से 13 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है? सोच। आप बोलोगे भैया इसमें तो 2 प्लस करना पड़ता है। अब चेक कर, 11 से 15 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? आप बोलोगे भैया इसमें 4। तो मैं क्या समझा? कॉन्जिक्यूटिव में चाहे इवन हो चाहे ओड हो, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। याद रहेगा, ये गड़बड़ तो नहीं करेगा ना कि भाई ये x हो गया, ये x+1 हो गया, ये x+3 करके आ जाए ओड देखा तो। ठीक है, हमेशा चाहे इवन आए चाहे ओड आए, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेकर। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं जरा जानते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, बस चैप्टर 4 में इतना ही याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब भाई दिमाग में एक बात आई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आया तो पहला नंबर क्या होगा? आप बोलोगे x। लेकिन एक बात सोच, यहां पे मैंने कॉन्जिक्यूटिव के बारे में 3 बताए। एक सिंपल कॉन्जिक्यूटिव बताया, एक मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताया, एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताया। तो भाई इसमें ध्यान दें कि इसमें कौन से नंबर की बात कर रहा है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड की, कॉन्जिक्यूटिव इवन की, या कॉन्जिक्यूटिव नंबर की? तो आप बोलोगे भैया इधर स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ऑड है इवन, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे कि 2 नंबर की बात हो रही है, तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो मेरा क्या होगा? आप बोलोगे वो मेरा होगा x। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मैं बात करूं तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे x+1। y मत कर देना इधर भाई, जब भी कॉन्जिक्यूटिव आए तो आपके माइंड में ये टॉपिक आ जाना चाहिए कि पहला x, दूसरा x+1। अगर ओड या इवन की बात कर रहा है तो पहला x, दूसरा x+2 होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहता है? प्रोडक्ट। अब कहता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलो मल्टीप्लाई कर दो। किन दोनों को? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाए? आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कर दिया जी। और मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिल रहा है? आप बोलोगे 306। ये आ गया हमारा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया।
कह रहा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किसको, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो ये पहला नंबर ये दूसरा, इन दोनों को आपस में क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको करा तो एक्स स्क्वायर, इसको करा तो एक्स आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 306। अब प्लस की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे प्लस की चीज इधर जाकर माइनस हो जाती है, हमने माइनस कर दिया। अब ध्यान देना कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप बोलोगे भैया दो तरीके, एक तो आपने सेकंड चैप्टर में कराया था मिडिल टर्म को लेकर, और एक बात आप बताया था अभी चैप्टर के शुरुआत में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो भाई आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, अभी ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको मिडिल टर्म करना सीखनी है, कैसे होती है वो इधर ध्यान देना। देखो इसके फैक्टर इधर कुछ नहीं है तो 1 माना, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 306। अब आप सोचोगे 306 के क्या फैक्टर होंगे, तो ध्यान दो कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक बात है, पहले आप एलसीएम ले लो, 306 के फैक्टर कर लो, ठीक है, 3 से जा रहा है 3 से कर दो, 2 से जा रहा है 2 से कर दो, तो हमने 3 से देखा 3 एकम 3, ये सिंपल 3 से चला गया, फिर 2 से जा रहा है कितने पे 2 1, फिर ये आपका किससे जा रहा है 3 से जा रहा है दोबारा से, और ये हमारे पास ये आ गया इस, ठीक है। अब देखो इसी के जो हमारे फैक्टर आया था ना, इसी को हम पहले लिखते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस वाला पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हमने पहले लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, क्लियर क्लियर। अब देख भाई इसको मैंने सिंगल करा पहले, कि सिंगल नंबर लिखा 17, इन तीनों को जोड़ा बनाया, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18। अब ध्यान दे इस फैक्टर को लेकर क्या मैं प्लस और माइनस करूं तो क्या मुझे बीच वाला नंबर मिल सकता है, आप बोलोगे हाँ भैया मिल सकता है, क्योंकि भाई 18 में से एक गए तो कितना बचेगा 17, तो आप बोलोगे कि इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए हमारे 18x माइनस का 17x, 306 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करनी है, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 हो गया, माइनस 17 है, 17 एज इट इज x। अब बात आते भैया आपको पता कैसे चला 17 कॉमन आएगा, अरे भाई देख 306 के अंदर फैक्टर करा तो 17 नहीं था, आप बोलोगे थे भैया, क्लियर। अब या तो डिवाइड कर दो या आप दिमाग लगा लो कि 17 आया, ठीक है, तो यहां माइनस माइनस प्लस होते हैं और यहां 18 आ गया, क्यों, क्योंकि भाई ये वाले नंबर हमेशा सेम होते हैं, तो हमने दिमाग लगा लिया कि सेम थे तो हमने सेम कर दिए, ठीक है। अब आप देखोगे यहां से x माइनस 17 हो गया, ब्रैकेट x प्लस 18 हो गया इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लोगे, पहले 17 को 0 के बराबर रखकर फिर 18 को 0 के बराबर रखकर, तो x बराबर आ गया माइनस 18 और x बराबर क्या आ गया 17। आप बोलोगे भैया इसको इग्नोर करेंगे, मैं पूछूं ये वर्ड क्यों लिखना है इसके आगे, तो आप बोलोगे इसलिए लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में बात हुई थी पॉजिटिव नंबर की, किसकी बात हुई थी, पॉजिटिव नंबर, तो हमारा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा फिर 17। अब कहता है फाइंड द इंटीजर, अब आपको इंटीजर्स बताने कौन कौन से नंबर थे, तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो था वो तो मुझे पता चल गया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सेकंड की, किसकी, सेकंड की, तो सेकंड कैसे निकलेगा, आप बोलोगे भैया ये फॉर्मेट था, तो 17 प्लस 1 तो कितना आ गया 18, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछेगा। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 5 नंबर के हिसाब से, क्लियर, कितने नंबर के हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इस कैटेगरी का तो आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, या तो यहाँ पे ट्रेन दे रखी है, अगर ट्रेन के वर्ड वो सॉरी ट्रेन की जगह वो यूज कर लेगा एरोप्लेन, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है बस। अब देखो इस क्वेश्चन के पहले समरी को एक जगह एनालाइज कर लो, ठीक है जी, क्या एनालाइज करना है, कहता है एक ट्रेन है, क्या है हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन की बात कर रहा है वो, एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किस स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड है, उस स्पीड से जा रही है। क्या मैं पूछूं इतना मुझे पता था कि मेरी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे नहीं पता था, नहीं पता था तो हमने क्या करा कि पहले एक ग्राफ बना रहे हैं कि डिस्टेंस तो पता था मुझे, डिस्टेंस तो पता था कितने किलोमीटर चल रहे हैं, आप बोलोगे भैया 480 किलोमीटर चल रहे हैं, और किस स्पीड से चल रहे हैं, आप बोलोगे भैया स्पीड तो नहीं पता थी, अगर स्पीड नहीं पता थी तो हम किसकी एंट्री कराएंगे, आप बोलोगे एक्स की एंट्री करवाएंगे, तो एक्स किलोमीटर पर आवर्स। मैंने बस पहली लाइन पढ़ी और इतना मैंने डिसीजन ले दिया, क्लियर। अब वो क्या कहता है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस,
अब वो क्या कह रहा है, स्पीड को, अब ये दूसरी कहानी कह रहा है यहां से कि इस स्पीड को मैंने क्या कर दिया, 8 से कम कर दिया, 8 से क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया, कम करने पे इट वुड, मतलब ये बंदा जो है टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब अब यही जो है हमारे पास, जैसे मैंने स्पीड कम करी, ठीक है, जैसे मैंने क्या करी, स्पीड कम करी, तो इस केस के अंदर जो टाइम लिया जा रहा है वो 3 घंटे ज्यादा लिया जा रहा है, 3 घंटे क्या लिया जा रहा है, ज्यादा, और ज्यादा के लिए हम प्लस करते हैं। क्लियर। अब कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो भाई देखो टाइम का कंपैरिजन कब होगा, जब डिस्टेंस सेम रहा होगा, अलग अलग आप बोलोगे सेम रहा होगा तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो मतलब इधर भी डिस्टेंस क्या था, बिल्कुल सेम था, ठीक है, जितना डिस्टेंस शुरुआत में था वही डिस्टेंस हमारा यहां पर रहेगा, तभी तो मैं टाइम का कंपैरिजन कर सकता हूं, ठीक है। सपोज करो यहां से आप स्कूल जा रहे हो पैदल पैदल, आपको 15 मिनट लग रहे हैं, फिर यहीं से दोबारा आप स्कूल जा रहे हो वो बाइक के थ्रू, तो आपको 5 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम का कंपैरिजन कब हुआ, आप बोलोगे जब सेम डिस्टेंस था, तो यहां भी टाइम का कंपैरिजन कब होगा, जब सेम डिस्टेंस था। क्लियर, इतना समझ आया। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो आपने क्या करा, ऊपर से लैंग्वेज पढ़ी वही उतार दी, भाई यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिस बच्चे ने ये चीज चोरी करना सीख गया ना, क्वेश्चन में से निकालना सीख गया, समझ लो उसका क्वेश्चन बन गया 5 नंबर का। बच्चे इसमें ही दिक्कत कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही थी डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस दे रखा था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है। कह रहा है आ ट्रेन ट्रेन ट्रेवल कर रही थी एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, आप देख भी सकते हो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड लिख दी थी, यूनिफॉर्म सॉरी डिस्टेंस पता था और यूनिफॉर्म स्पीड लिख दी थी, लिखी थी नहीं लिखी थी, आप बोलोगे हाँ भैया। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, तो देखो आप यहां पर मैंने स्पीड कम करी है नहीं करी, आप बोलोगे हाँ भैया स्पीड कम कर दी आपने, तो इट वुड टेक द 3 आवर्स मोर, तो देखो टाइम मैंने लिखा 3 घंटे ज्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा, आप बोलोगे हाँ भैया लिखा हुआ था, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, अब स्पीड निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, वो भी किस चीज का फॉर्मूला याद रखना है, टाइम का फॉर्मूला। किसका, टाइम का फॉर्मूला। अब टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो यहां एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा हूं, इसको समझ लेना अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में क्या फॉर्मूला समझा रहा हूं कि भाई देखो एबीसीडी के हिसाब से पहले डी आएगा या एस आएगा या टी आएगा, आप बोलोगे भैया एबीसीडी के हिसाब से पहले डी आता है, फिर क्या आता है, एस आता है, फिर क्या आता है, टी आता है, लिख दिया मैंने। अब देख भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई। अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला बनाना है तो आप बोलोगे स्पीड का बनाना है तो टी अपॉन टी हो गया। अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला बनाना होता तो आप बोलोगे डी ऊपर था और एस नीचे था, बन गए फॉर्मूले तीनों के तीनों, ठीक है। तो अगर आपको कभी लाइफ में इस फॉर्मूलों को लेकर कंफ्यूजन होती है तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये आप याद रखना कि डी एस टी, तो डी चाहिए तो एस इंटू टी एक साथ है, मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मेरे को एस चाहिए तो डी अपॉन टी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर। अब यहां पे देखो लैंग्वेज तो लिख लोगे, ये डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी है, इसे ध्यान रखना। अब लैंग्वेज में क्या लिखना है भाई, सबसे पहले हम एज्यूम तो करें क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये हमारा साइड में है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड हमने मान ली कितनी, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर डिस्टेंस जो भी दे रखा था वो भी डिस्टेंस भी मान लेते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया हमारा 480 किलोमीटर। अब देखो टाइम की बात कर रहा था यहाँ टाइम की, तो यहाँ भी टाइम को ही लेकर चलेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैंने कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ये पूरा का पूरा जो भी आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, आप बोलोगे टाइम होगा। जैसे एक्स की जगह मान लेते हैं 16 होता, क्या होता 16, कट जाता 30 आ जाता, तो 30 मेरा क्या होता, टाइम होता नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया, तो मतलब ये हो गया हमारा टाइम। ऐसे इधर भी मैंने करा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या थी वो आपने लिख दी। अब चेक कर भाई, ये पहला केस था और ये दूसरा केस था। अब बच्चा यही गड़बड़ करता है, टीचर लोग तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में करके निकल जाता है, यहाँ माइनस लगाते और इक्वल टू में कर देते हैं। आपको इधर कॉन्सेप्ट समझना है। अब देख भाई
3 घंटे कौन सा केस ज्यादा ले रहा था? आप बोलोगे सेकंड वाला केस ज्यादा ले रहा था। बोला था ना कि अगर स्पीड में इतनी कम कर देता हूं तो मैं 3 घंटे ज्यादा लूंगा। बोला था नहीं बोला था? अब बच्चा इसी लैंग्वेज को पकड़ के यहां पे +3 कर देता है और हो गई मिस्टेक। क्यों हो गई बताता हूं भाई। मिस्टेक इसलिए हो गई क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला केस 3 घंटे ज्यादा ले रहा था और मैं यहां पर 3 और ऐड कर दूं तो ये, और फिर मैं बोलूं कि ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे? पहले ही ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है और फिर ऊपर से और 3 आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इधर मेरी बात पे ध्यान देना। मैं पूछिए 3 घंटे जो ज्यादा ले रहा था किससे कंपैरिजन के केस में ले रहा था? किससे ज्यादा ले रहा था? आप बोलोगे फर्स्ट वाले केस से। 3 घंटे ज्यादा किससे ले रहा था? आप बोलोगे फर्स्ट वाले केस से। कंपैरिजन किससे हो रहा है? फर्स्ट वाले केस से। जैसे बोलूं मेरी जो एज है आपकी एज से 10 साल ज्यादा है। 10 साल क्या है? ज्यादा। तो आप बोलोगे भैया पहले अपने बारे में सोचोगे। अच्छा मैं 15 साल का हूं तो नामा सर जो होंगे वो 25 साल के होंगे। बात क्लियर ही नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ भैया जी। तो वही बात यहां पर है। यहां बंदा 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। किससे ज्यादा ले रहा है? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? इससे कर रहे हैं ना। तो 3 घंटे हमारा यहां प्लस होगा तभी तो जाके इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वल टू बनेगी। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं भैया। अब भाई अगर इतना हो गया तो समझ ले अब आगे क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम अगले पेज पे कर देते हैं। ये जो इक्वेशन बनी हुई थी तो इक्वेशन आई थी 480 अपॉन में x प्लस का 3 इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8। अब भाई देख अल्फाबेट्स वाले सारे एक साइड कर देते हम। और ये जब भी क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का आया, ये चीज ध्यान रखना। और ये प्लस का 3 उधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो गया। अब एलसीएम लेने से पहले अगर 480 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लोगे। क्या करोगे? आप कॉमन लोगे, ठीक है, इक्वल टू -3। अब आप देखोगे 480 अपनी जगह है, ब्रैकेट एलसीएम लिया x ब्रैकेट x माइनस 8 करा हमने, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। अब देखो रूल क्या कहता है एलसीएम का, ठीक है। ये नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट जाता है, बचा क्या? आप बोलोगे x माइनस 8। तो x माइनस 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 ही आया। माइनस का साइन था, माइनस लगाया। सेम कहानी इस वाले केस में नीचे वाले से नीचे वाला नंबर कट गया, बचा कौन? आप बोलोगे x। ये x किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो 1 से किया तो क्या आ गया? आप बोलोगे x ब्रैकेट बंद। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप बोल लो भाई एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करो। 480 अपनी जगह था, x से x कट गया, इनटू में क्या आ गया? -8 अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 3। अब बच्चा यहां से कैलकुलेशन बढ़ा देता है। इतना करने के बाद आपको देखना है क्या 3 से ऊपर कोई नंबर कट रहा है तो काट दो। आप बोलोगे हाँ भैया कट रहा है, कौन सा? ये नंबर कट रहा है, कितने पर? वो आपने काट दिया इधर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी, ठीक है। अब इस और माइनस से माइनस भी जा रहा है तो काट दिया। अब 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये इधर चला जाएगा तो 0, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको 0 मत कर देना, 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस की चीज आप बोलोगे भैया प्लस की चीज उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। अब आप बोलोगे भैया ये इतना बड़ा नंबर आ गया, फैक्टर आ गए, कैसे करें? तो देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो फैक्टर्स है ना, कुछ क्वेश्चंस के आप याद रखो कि ऐसा कोई फैक्टर आ रहा है, इसके फैक्टर क्या होंगे, ताकि जो लेंथी प्रोसेस होता है फैक्टर करने में आपका टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। जैसे मैं इसको डिटेल में बता देता हूं कि आपको वो तो पता है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, आप बोलोगे 1280। अब जरा वही कहानी है कि इसके हम क्या करते फिरेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करें हमने, ठीक है। जैसे मुझे तो पता चल गया, आपके लिए करते हैं। इधर जरा ये जा रहा है 2 की टेबल से, फिर हमने ये 2 से गया, ठीक है। फिर आपने बोला ये दोबारा 2 से जा रहा है, कितना आ गया? फिर आप बोलोगे भैया दोबारा 2 से जा रहा है, फिर ये किससे जा रहा है? आप बोलोगे 2 से जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला फैक्टर अगर आप याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? अब ये देख लेते कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो हम 8 बार लिख लेते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 5 था तो हमने 5 कर लिया। अब देखो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर है तो 5 को अकेला नहीं छोड़ते, 5 के कुछ दोस्त बना देते हैं। मान लेते हैं इन चारों को हमने इसके साथ ऐड कर दिया, सपोज करो, ठीक है। आप बोलोगे भैया 5 कम 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20, ये हो गए 20। क्लियर?
है ना। अब बाकी कितने बचे आप बोलोगे 2 2 जा 4, 4 को 2 से करा 8, 8 को 2 से करा 16, 32, 64। मैं बोलूं क्या ये प्लस माइनस करके आपको 8 दे सकते हैं, आप बोलोगे नहीं। फिर मैंने इसकी दोस्ती एक और बार बढ़ा दी, अगली बार मैंने इसी 5 का दोस्त का जो ग्रुप है ना वो ये कर दिया, ये वाला ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा, अब हमारे केस में इसको तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे केस में 40 और ये कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई करके देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और ये क्या आपको 8 देगा नहीं देगा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, आप बोलोगे भैया फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 और बराबर 0। क्लियर, आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब बस कैलकुलेशन करनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन तो आपने करा, इधर x कॉमन आ रहा था तो x माइनस 40 हो गया, प्लस का 32 तो आएगा ही, x माइनस का 40 चाहे आप डिवाइड करके देख लेना, ये दोनों एक जैसे हैं तो x माइनस 40 हो गया, ब्रैकेट x प्लस 32। तो अब तो आप आगे कर ही लोगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक 40 और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 32, और माइनस वाले को क्या करोगे, आप बोलोगे इग्नोर। मैं पूछूं क्यों, तो आप बोलोगे कि स्पीड जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है हमारे पास। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो टाइम को लेकर इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज अगर वो बोल रहा है इसमें ऐड करने का तो आपको इसमें नहीं करना, उसके अपोजिट करना है। क्या करना, उसके अपोजिट, कि भाई ये कंपैरिजन किससे कर रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल देता कि अगर इसकी स्पीड में बढ़ा देता हूं, या मैं बोल देता हूं इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी, तो पहला वाला केस 3 घंटे कम ले रहा है, 3 घंटे कम ले रहा है, तो वो 3 घंटे किससे कम ले रहा है, सेकंड वाले केस से। तो माइनस किस में करते हैं, आप बोलते हैं सेकंड वाले केस में। क्लियर, ठीक है। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन की अलग से और सीरीज भी आने वाली स्टैंडर्ड लेवल पर, ठीक है, कि भाई ऐसे ट्रेन हो गए, एरोप्लेन हो गए, कैसे कैसे टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये तो अभी हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं आपका, कि बेस बन जाए, कि ताकि जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं तो आपको दिक्कत नहीं हो रही यार ये सर कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है इधर एल्टीट्यूड। अब लॉजिकल बात है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया एल्टीट्यूड 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 मतलब एक तरीके से एटीट्यूड हो गया। मैं बोलता हूं भाई तू मेरे सामने बिल्कुल ही एटीट्यूड में खड़ा है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ना, और सीधे कोई क्या बोलेंगे हम, हाइट बोलेंगे। तो एल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से हाइट होती है, क्या होती है, हाइट होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। या दूसरे वर्ड में बोल सकता हूं, दूसरे वर्ड में मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर बोल सकता हूं। तो एल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइट होता है। क्लियर। अब इसने क्या बोला, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, मतलब 7 कम होता है, किससे कम होता है, बेस से। कि जो एल्टीट्यूड होता है वो 7 मेरा कम है, किससे कम है, आप बोलोगे बेस से कम है, किससे कम है, बेस से। तो पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, एल्टीट्यूड के बारे में या बेस के बारे में, आप बोलोगे भैया जी इधर तो बेस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, बेस के बारे में। क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड किससे कंपैरिजन कर रहा है, बेस से ना। तो हम सबसे पहले इधर मानेंगे बेस क्या है हमारे पास, ठीक है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस क्या है। तो आपने बोला ट्रायंगल का बेस क्या है, एक्स है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड वो कितना हो जाएगा, 7 कम है, तो हमने इसमें से 7 माइनस कर दिया, ठीक है। हमने 7 माइनस कर दिया, ठीक है। अब 7 के साथ इसने हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया हाइपोटेनस इसने दिया हुआ था कितना, 13। अब भाई दिमाग लगा, अगर हाइपोटेनस आ गया तो किसकी एंट्री होगी, आप बोलोगे भैया हाइपोटेनस आ गया किसी क्वेश्चन में, तो मतलब हमने एक चीज बचपन में सीखी, क्या, पाइथागोरस। तो अब इधर एंट्री होगी पाइथागोरस थ्योरम की। जब भी हाइपोटेनस आए, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी क्लास हो, अगर हाइपोटेनस एंट्री मार गया तो समझ लो वहां पाइथागोरस तो आएगा ही आएगा। अब पाइथागोरस हमको पता था ये 13 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर, पी कितना था, आप बोलोगे P4, मतलब आपने बताया सर एल्टीट्यूड को हाइट और परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो हमारा ये आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अब B4 बेस हो जाता है। क्लियर। अब इतना करने के बाद भी ना बच्चा एक मिस्टेक करके आता है, क्या, जल्दीबाजी में, अरे वो है ना यहाँ पे ये लिख देता है, बस हो गया कल्याण यहीं पे ही।
भाई आपको बात समझनी है, अगर होल स्क्वायर आया है, क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी की एंट्री होगी, ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जब भी होल स्क्वायर आया तो यहाँ फॉर्मूला लगता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली स्क्वायर खोल के आ रहे हो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला खोल दिया। मैं पूछू ए की जगह आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह आप बोलोगे भैया बी की जगह खाली 7 है, माइनस की जगह माइनस आ चुका है, तो बी की जगह क्या रखा 7 रखा, माइनस 2a बी प्लस का बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लगा दिया। आप बोलोगे ठीक है भैया जी। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, 169 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई कर दिया 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितने होते हैं, आप बोलोगे 2x स्क्वायर होते हैं, तो हमने क्या कर दिया इधर कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, 169 अपनी जगह है, 2x स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस का 14x अपनी जगह है, प्लस का 49 अपनी जगह है। अब ये प्लस का 49 उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 49 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब आप देखोगे कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, 14x अपनी जगह है, अब इसमें से माइनस कर देते हैं, बचा 0 और ये बचा 2 और ये 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म करने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लोगे, आप बोलोगे भैया 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, तो हमने डिवाइड भी कर दी। अब आपको पता है इसके फैक्टर कर लोगे, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बड़ा इजी है, इसका फैक्टर तो हमको पता ही है, क्या फैक्टर होंगे मिडिल टर्म को लेकर। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना, एक x की वैल्यू 12 आएगी और एक x की वैल्यू -5 आएगी, और -5 वाले को क्या करेंगे इग्नोर, आप बोलोगे कभी भी हमारा बेस और हाइट कभी भी वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस पता चल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द अदर टू साइड। अदर टू साइड का मतलब जैसे पहले हाइपोटेनस पता थी, तो ऐसे अब मुझे बेस पता चल गया, तो अब मुझे एल्टीट्यूड भी निकालना है। क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड को लेकर मुझे एक बात पता थी कि x -7 था, तो 12 -7 कितना आ गया, आप बोलोगे 5 आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। क्लियर हुई बात। ठीक है, चले जरा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहना क्या चाहता है ये हमारे पास। ठीक है, पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल। अब देखो बात आ गई भैया, ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, भाई एसएसटी में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस, जो आप ऑपरेट कहां से करते हो, अपने घर से। आपने कई बार गांव वाँव में देखा होगा कि लोग घर पे, अपने घर पे, खुद के घर पे या तो वो टोकरी टाइप का बना रहे होते हैं, या फिर कुछ हैंडमेड चीजें बना रहे होते हैं, उसी को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं हम। क्लियर। अब इसने बोला प्रोड्यूस कर रहा है अ सर्टेन नंबर, ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ, है ना, पोएट्री आर्टिकल इन द डे। मतलब इसने एक बात बताई कि जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स। अब मैं पूछूं कितने नंबर बनाए, क्या आपको पता है, आप बोलोगे नहीं पता, तो नहीं पता तो बाबू क्या माने, आप बोलोगे x। तो मैंने इतनी लाइन पढ़ते ही सबसे पहले इधर एज्यूम कर लिया कि जो नंबर ऑफ ठीक है आर्टिकल्स थे वो क्या मान लिया हमने, आप बोलोगे x मान लिए। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब सेंटेंस को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस को थोड़ा सा समझने के लिए हम इधर, है ना, रफ यहां पे लिख रहा हूं मैं इस लाइन को लेकर, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप ध्यान दो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल होगी, मतलब जो भी उस आर्टिकल को बनाने में खर्चा आएगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा। जो भी मेरा कॉस्ट, जो खर्चा आएगा
उस आर्टिकल को बनाने में, ठीक है, वो क्या कह रहा है, आर्टिकल को बनाने में वो क्या कह रहा है, 3 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा होता है। फिर ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करना है इधर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे थे, कितने प्रोड्यूस का मतलब बनाए थे, तो कितने नंबर अब वो बना रहा था, तो आप बोलोगे नंबर बना रहा था वो x, तो यहां क्या आ गया, x आ गया। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुई। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम खुद आंसर देते हैं, बस उसकी भावनाएं आपको समझनी है, कहना क्या चाह रहा है भाई, बोलना क्या चाहता है। देख मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल लिखी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल लिखा, इसका मतलब इक्वल टू होता 3 मोर देन, मोर देन 3 मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस हो गया। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जितने भी इसने आर्टिकल क्या कर रखे थे, प्रोड्यूस कर रखे थे, और कितना प्रोड्यूस करा था ऊपर x, तो हमने x मान लिया। क्लियर, बन गई यहां तक बात, आप बोलोगे हाँ भैया। अब बात करता है इसका टोटल कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा कितना है। अब देख ध्यान देना मेरी बात पर, ये पेन है, ये पेन बनाने में खर्चा जो आता है वो 50 रुपए आता है, एक पेन बनाने का खर्चा कितना है, 50। ठीक है, जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो एक पेन की, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, आप बोलोगे 50 रुपए। मीनिंग क्लियर है, हाँ आप बोलोगे हाँ भैया। अब देखो मैंने ऐसे 10 पेन बना दिए, कितने बना दिए, 10, मतलब मैंने नंबर ऑफ पेन जो है, नंबर ऑफ पेन जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, बनाने का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस कर दिया। कितने बना दिए, 10 आ गए। तो बता भाई टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल खर्चा मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आएगी। आप बोलोगे भैया एक बनाने में 50 लगते हैं, तो 10 बनाने में कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई या प्लस, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक पेन में 50 रुपए का खर्चा है, तो 2 में 100 रुपए का, 3 में 150 का, तो आप कैसे निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई करके ना। तो वही चीज इधर है, अगर यहाँ पे इसने टोटल कॉस्ट दी है, क्या दी है, टोटल कॉस्ट, तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, और अपनी एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के आगे लिख लेना कि टोटल कॉस्ट जो दी है वो निकलेगी कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आप इधर लिखोगे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट, ठीक है, इनटू में क्या आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ भैया। अब चेक करो टोटल कॉस्ट कितनी थी, आप बोलोगे 90 थी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, आप बोलोगे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, x थे, x आ गया, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने थे, आप बोलोगे 3 + 2x। अब आप बोलोगे भैया ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इनटू भी आ गया, ये भी आ गया, तो मैं बोलूंगा सुंदर बनाने के लिए इधर बेटा लगा दे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 90 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते 3x, x को इससे करा तो आप बोलोगे 2x²। अब प्लस का 90 उधर जाकर आप बोलोगे भैया प्लस का 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके क्या कर दे, आप बोलोगे फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। फैक्टर वही तरीका है कि मल्टीप्लाई करने पे 180 और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, आप बोलोगे प्लस माइनस करने पे हमारे पास 3 आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 180। जरा चेक करते हैं फैक्टर, ठीक है। तो हो सके तो चैप्टर 4 में जिन जिन के आपको फैक्टर याद होते हैं ना भाई, याद रखना फैक्टर, बड़ा फायदा मिलेगा अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन टकराते हैं, वरना फिर हमको यही सब करना पड़ेगा। ये हमारा, अरे यार क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 9 फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, तो आपने लिख लिया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मैंने पहले इसका दोस्त ये बना दिया, कितना हो गया 15। अब बाकी देख, आप बोलोगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर बने 12 और 15, आप बोलोगे हाँ भैया। और अगर आप दिमाग में सोच सकते हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो हमारे फैक्टर हो गए 12 और 15, ठीक है। तो 12 और 15 हमारे फैक्टर हो गए। अब कॉमन वगैरह ले लो, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आप बोलोगे भैया कॉमन वगैरह लेंगे तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x + 15,
ठीक है, माइनस, अब 12 और ये 90 किसकी टेबल में आते हैं? आप बोलोगे भैया 3 की टेबल में, सॉरी 6 की टेबल में आता है। 6 कॉमन लिया, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 की टेबल में ये 15 पर आ गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लोगे कि x माइनस 16 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 और बराबर क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है 6 और x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है 15/2 और मैंने इसके आगे लिखा इग्नोर। अब आप दिमाग लगाओ क्यों इग्नोर लिखा? तो आप बोलोगे भैया x का मतलब होता है नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल का भी नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे? आप बोलोगे नहीं। अब क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा, नंबर ऑफ आर्टिकल तो पूछा ही पूछा था, कॉस्ट भी पूछी है। तो ये जो x है, ये जो x थी, ये तो मेरी नंबर ऑफ आर्टिकल थी कि मुझे ये पता चल गया कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने हो गए? आप बोलोगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो हो गए वो 6 हो गए। अब वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगी, ये बात वो पूछ रहा है। तो मुझे पता था 3 + 2x था, तो 3 अपनी जगह, x की जगह 6 रखा, तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट कितनी आ गई? आप बोलोगे 15 रुपए। क्लियर? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। चलो देखते हैं अब जरा आगे। अब स्टार्ट, ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये वाला कि भाई फाइंड द के की वैल्यू निकालनी फॉर विच ये क्या हैज अ इक्वल रूट। तो एक नंबर का क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक के बिहाफ पे रहता है इक्वल रूट। तो याद करो क्लास के शुरुआत में ही मैंने 4 चैप्टर को लेकर कुछ बात समझाई थी। क्या बात समझाई थी? कि भाई साहब आप देख सकते हो यहां पर कि नेचर ऑफ रूट बता रहा था, तो यहां बात कर रहा है इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के केस में पता है कि b² - 4ac किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे b² - 4ac 0 के बराबर होता है। तो वही कहानी हमारी यहां पर चलेगी। ठीक है, वही कहानी हमारी यहां चलेगी कि क्वेश्चन में बोला हैज अ इक्वल रूट के की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब b² - 4ac को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। किसके? 0 के बराबर। अब आप देखो कि भाई b कौन होता है? आप बोलोगे भैया इसमें अपने सेकंड चैप्टर में बताया था। क्या बताया था? कि x² के साथ जो भी होता है वो a कहलाता है। तो x² के साथ यहाँ क्या था? 2 हो गया। जो x के साथ होता है वो b कहलाता है और जो सिंगल होता है वो c होता है। लिख देते हैं भाई, ये हमारा k का स्क्वायर आ गया -4, a की जगह 2, b की जगह 3 = 0। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। तो ये हो गया k² माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है 24 और इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब दिमाग लगा भाई माइनस का 24 है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो वही चैप्टर हो गया जो हमने पीछे सीखा था। कोई क्वेश्चन कराया था सेकंड चैप्टर में, प्रैक्टिस की होगी तो कमेंट में बताना। याद आया? वही कहानी यहां पर है। अब अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो 6 × 4। ठीक है, जैसे कि ऊपर भी था हमारे पास। तो ये 4 किसका होता है? 2 का। तो इसका आंसर क्या आ गया? k की वैल्यू +-2√6 आ गई। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बाबू एक नंबर का क्वेश्चन यहां से होता है इक्वल रूट को लेकर। ठीक है, अब ऐसे में ही मान लेते ये भी है, कहता k की वैल्यू निकालने, जहां पर मैंने ये दे रखा है और कहता है इक्वल रूट। अब भाई ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्मेट है? कहीं दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप बोलोगे नहीं दिख रहा। तो देख भाई क्या मैं बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं ध्यान दे तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2kx हो गया। इसको पहले हमने इससे करा, फिर इसको इससे, और प्लस का 6 बराबर क्या हो गया? 0। अब भाई इक्वल रूट बोला है तो आपने लगा दिया फॉर्मूला फॉर ac = 0। अब b की जगह क्या था? आप बोलोगे भैया b की जगह था -2k, तो हमने -2k कर दिया। -4, a की जगह क्या था? a की जगह क्या था? आप बोलोगे a की जगह क्या था? हमारा k था। और c की जगह क्या था? आप बोलोगे 6 था। इसको ध्यान देना, इधर ये क्या हो जाएगा? 4k² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? माइनस का आपने इसको मल्टीप्लाई किया 24k हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने बोला 4k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए। यहाँ k हो गया, माइनस का क्या हो गया? 6 हो गया, बराबर 0। अब 4k को किसके बराबर रखेंगे? आप बोलोगे 0। और k - 6 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 0। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 6। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि इसके आगे क्या लिख दो? आप लिख दोगे, आप बोलोगे इग्नोर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इग्नोर। क्लियर हुई बात? इसके आगे क्या लिख देंगे हम? इग्नोर। क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू में इधर 0 पुट कर देता हूं तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो इधर जो खाली ऑप्शन होगा वो क्या आंसर राइट होगा? 6 होगा। क्लियर? और रिकॉल करना कि ये जो कॉन्सेप्ट था, क्या सेकंड चैप्टर में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसके जैसा कॉन्सेप्ट है या नहीं? बताना कमेंट में यस या नो कि हाँ वही चीज है या नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5।
तो देखो चैप्टर 5 सीखने से पहले हम पहले चैप्टर 5 के बेसिक फॉर्मूले जानेंगे कि भाई कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक बातें पता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख सकते हो, अगर नहीं पता तो भाई फिर वो फॉर्मूले देख लेना, कौन से फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे ये एपी होती है हमारे पास, मैंने एक एपी लिख दी। ठीक है, इस एपी के अंदर ये वाला जो नंबर होता है यही हमारा ए होता है। ठीक है, ए का A1, दूसरा नंबर क्या होता है हमारा A2 होता है, तीसरा नंबर क्या होता है A3। इस A1 को मैं ए भी बोल सकता हूं, ए का मतलब क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म, या फिर मैं बोलूं कि फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म को लेकर, क्लियर हुई बात। अब जैसे कि मैंने यहां लिख दिया कि डैट डैश डाल के लिख दिया 20 टर्म, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, 20 टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, 20 टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जो टर्म वर्ड होता है इसी टर्म वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एन बोलते हैं। याद रहेगा, जहां भी 20 टर्म वर्ड आ रहा है उसी टर्म वर्ड को क्या बोलते हैं, हम एन बोलते हैं। सपोज करो यही क्वेश्चन था 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे करते करते मैंने खाली क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। क्या लिख दिया, 20। तो अगर यहाँ पे टर्म वर्ड यूज नहीं हो रहा तो यही जो 20 होता है इसको बोलते हैं हम ए एन। क्या बोलते हैं हम, ए एन। ए एन का मतलब होता है हमारा लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो पहली बेसिक बात समझ आई आपको कि भाई A1 कौन होता है, N कौन होता है और AN कौन होता है, क्लियर। दूसरी बात, इधर गैप कितने का था, आप बोलोगे भैया जो गैप था, ठीक है, यहाँ पे जो गैप था वो कितने का था, 2 का था। तो भाई गैप को ही हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारा, डी होता है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, डी बोले तो A2 माइनस A1, क्लियर। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो ये चीज देखना जरूरी है आपके पास। ठीक है, या मतलब क्या हुआ कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करो तो क्या मिल जाता है, डिफरेंस। या फिर मैं बोलूं कि D इज इक्वल टू A3 अगर यहां लिखा तो यहां क्या आएगा, आप बोलोगे A2 आएगा। अगर मैं D इज इक्वल टू यहाँ A10 लिख रहा हूं तो आप बोलोगे A9 आएगा। जस्ट आगे वाले में से जस्ट इसका पीछे वाला क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, क्लियर। तो उम्मीद है एपी के बारे में ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया है कि भाई ए कौन होता है, एन कौन होता है, AN कौन होता है और एन क्या होता है हमारे पास। अब हमको इधर फॉर्मूले याद करने हैं कि भाई फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद करना है AN इज इक्वल टू A प्लस का N माइनस 1 ब्रैकेट D। पहला फॉर्मूला हमारा ये बनता है, जहां पे AN का मतलब आपको पता ही था, अभी पीछे बताया था, लास्ट टर्म। ठीक है, AN का मतलब क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। ए का मतलब आपको पता ही है, एन का मतलब भी पता है और डी का मतलब भी क्या है, डिफरेंस होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं मान लेते हैं मैंने कोई नंबर दे दिया ऐसे करके, ठीक है, मैंने ये नंबर दे दिया और मैं बोलता हूं इन सब नंबर का प्लस करो। क्या करो, प्लस करो, सम करो। तो भाई सम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला उठकर आता है जिसको बोलते हैं हम SN। क्या बोलते हैं हम, SN बोलते हैं। S का मतलब क्या होता है हमारा सम। तो सम का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, क्लियर। या फिर इसकी जगह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे SN का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, यहां L का मतलब क्या है, L का मतलब लास्ट टर्म होती है। ठीक है, वो अभी आगे जानेंगे कि भाई SN निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते थे, क्लियर। तो अगर आप चैप्टर 5 सीखने जा रहे हो तो कम से कम ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, होता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कई क्वेश्चन में A10 नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं A10 लिखा हुआ है तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि A10 को जो मैं लिख सकता हूं वो आप बोलोगे A प्लस 9D। अभी बताऊंगा ये कहां से निकला, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लेते हैं A100 है, मैं पूछूं इसको क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे A प्लस 99D, मतलब एक D कम हो जाता है। अगर मैं पूछूं A15 है तो आप क्या बोलोगे A प्लस 16D। ठीक है, अगर मैं A प्लस 14D, एक कम हो जाता है हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं A30 है तो इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे A प्लस 29D।
उम्मीद है ये लिखना आ गया होगा सिंपल फॉर्म में कि अगर A30 है तो आप क्या लिखोगे A+29D। अगर A20 है, क्या है A20, तो आप क्या लिखोगे A+19D। अब आप बोलोगे भैया ये तो रट्टा लगा दिया, आया कहां से ये तो बताओ। तो भाई ध्यान देना, इधर जैसे मैं A10 पूछ रहा हूं तो आपको इधर AN का फॉर्मूला पता था, यस या नो? आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है, पता था नहीं पता था आप, ठीक है लगा देते हैं। A10 था, 10 लिखा। देख भाई n की जगह क्या आया, आप बोलोगे 10, तो n की जगह मैंने क्या लिखा 10 लिखा, n की जगह क्या लिखा 10। अब कैलकुलेशन करी कितना आ गया 9D आ गया। तो मतलब A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं कल को पूछ रहा हूं A10 को क्या लिख सकता हूं तो आप बोलोगे A+9D लिख सकते हो। ऐसे मैं पूछूं भाई इधर कि A100 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे A100 को लिख सकते हैं A+99D। कैसे आया जानते हैं जरा भाई, हमको पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने लगा दिया, ठीक है। A100 लिखा मैंने, ठीक है, तो बराबर A की जगह पता था, N की जगह क्या था, आप बोलोगे 100 - 1। तो भाई देख आया है नहीं आया, आप बोलोगे भैया आ गया जी। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको या नहीं आया बताओ? अब बोलोगे आ गया भैया कि A15 है तो A+14D, A30 है तो A+29D। क्लियर? अब ये क्यों बताया गया, क्या रीजन है वो अभी हम जानेंगे। तो अगर आप ये चैप्टर कवर कर रहे हो तो सबसे पहला टारगेट होता है आपको कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेसिक चैप्टर के लेकर, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एपी जो है कंसिस्ट करता है 50 टर्म। एक एपी के अंदर कितने लोग हैं, कितनी टर्म से, आप बोलोगे 50। मतलब कि जैसे मान लेते हैं मैंने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 लिख दिया, A4 लिख दिया, A5 लिख दिया, ऐसे करते 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 कितने लोग हैं, आप बोलोगे 50 लोग थे। हमने क्या लिख दिया इधर 50 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब कहता है जिसकी थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे A3 होता है। थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे A3 कितनी थी, आप बोलोगे 12 थी जी। और कहता है जिसकी लास्ट टर्म, अब ये बात बताइए जब ये 50 लोग थे तो लास्ट में कौन सा बंदा बैठा था, लास्ट में कौन सा बंदा था, आप बोलोगे A50 था। कौन था A50। तो हमको एक बात समझ आ गई, इधर लास्ट टर्म का मतलब A50 दे रखा है, कितना 106। क्लियर? ठीक है। अब कहता है फाइंड द 29 टर्म, क्या निकालना है आपको 29 टर्म निकालना है। तो नहीं पता था तो ये हमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एपीएफ जो कंसिस्ट करता है 50 टर्म, मतलब A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते 50 टर्म हो गई। जिसकी थर्ड टर्म को ही क्या बोलते हैं हम 12, ठीक है। और लास्ट टर्म मतलब जो लास्ट में कौन था 50 था, तो A50 को ही क्या बोलेंगे 106। तो कहता है फाइंड द 29 टर्म आपको निकालनी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस पता था, आप बोलोगे भैया कहीं भी नहीं दिया। तो भाई साहब फिर आप प्रेजेंटेशन में ये तो हम लिख देंगे ये गिवन थी हमको इंफॉर्मेशन, गिवन दैट थी, ठीक है। हमने प्रेजेंटेशन में क्या कर लिया, मान लिया कि भाई जो हमारा फर्स्ट नंबर है या फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म वो क्या है हमारी A है। क्लियर? और जो कॉमन डिफरेंस है, जो क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस उसको क्या मान लिया मैंने D मान लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया मैंने D मान लिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया, ठीक है जी। अब देख भाई जो जो चीज दे रखी होगी उसका यूज तो होगा ही होगा, ठीक है। आपको एक बात पता है मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आप बोलोगे भैया आपको क्वेश्चन में दे रखा था A3। तो रिकॉल कर भाई कि A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच A3 को क्या लिख सकता हूं। आप बोलोगे भैया आपने हमको सिखाया था A3 को आप इधर लिख सकते हो A+2D। अभी सीखा था नहीं सीखा था पीछे चेक कर। A10 था तो A+9D, ठीक है। A100 था तो A+99D। तो ऐसी अगर A3 है तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे A+2D। ये कहां से आया, तो भाई इसको दिखा देना, मुझे फॉर्मूला पता था, इस फॉर्मूले से ये बात निकल कर आती है, ठीक है। क्लियर? अब भाई देख A3 की वैल्यू कितनी दी थी, आप बोलोगे 12 दी थी, 12 लगा दिया हमने A+2D। क्लियर? ये बन गई मेरी क्या इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे मैं पूछूं A50 कितना है, आप बोलोगे भैया A50 की बात कर रहा है, A50 तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे A50 बोले तो A+49D लिख सकते हैं। A50 की जगह कितना था, आप बोलोगे 106 था। A की जगह नहीं पता था, इसकी जगह भी कुछ नहीं पता था। अब ये क्या निकल कर आ गई, आप बोलोगे ये निकल कर आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अब रिकॉल कर भाई, मैंने तीसरा चैप्टर भी कराया हुआ था, नहीं देख रखा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से तीसरे चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। अगर दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे भैया याद आ रहा है कुछ तो सोच, आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से। तो आपने बोला कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, सॉल्व करी जा रही है कौन से मेथड से? सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। किसके थ्रू सॉल्व करी जा रही है? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब भाई हमने पहले इक्वेशन ये लिख दी, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और ये कौन सी थी? 106 थी, इज इक्वल टू a प्लस 49d लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब भाई मैंने क्या करा? एलिमिनेशन याद है ना कैसे सॉल्व करते हैं? आप बोलोगे हाँ भैया हमको पता है। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा, ये कट रहा तो काट दिया। अब इसमें से माइनस करा, कितना आएगा? 94, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 47d। अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी? आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी, तो हमने इधर डिवाइड कर दिया। अब बच्चा है ना आधा तो यही फंस जाता है, अरे यार ये डिवाइड कैसे होगा? सोचो, अरे नहीं हो रहा। 7 47 2 जा, पढ़ के देखो, 47 2 जा कितना होता है? तो आप बोलोगे डी कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो भी डी की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आपकी इच्छा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा कि डी बराबर जो भी 2 था, डी बराबर 2, इसको हमने पुट कर दिया। कहां पुट करा? इन इक्वेशन नंबर 1। आप चेक करोगे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये थी हमारे पास 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 इज इक्वल टू a की जगह a है, d की जगह हमने 2 रखा, ठीक है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन होगी, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाता है? माइनस। तो a बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे a बराबर 8 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? आप बोलोगे नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में पूछा गया था A29 क्या होगा? A29 क्या होगा? तो हमने निकाला अब A29, क्या निकाल रहे हैं? A29, और मुझे पता है A29 कैसे लिखते हैं हम? 28D करके। और एक और इंपॉर्टेंट भाई, इसको ऐसे मत लिख देना वरना कर दोगे पूरा कचरा कचरा भाई साहब, ठीक है। भाई साहब इसको लिखना कैसे? A हमारा ये है और 29 नीचे आएगा, लेकिन हाँ 28D बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये कहां से आया? आप बोलोगे भैया हमको पता है कहां से आया है, ये फॉर्मूले से आया है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। A29 की वैल्यू, A29 इज इक्वल टू A की जगह पता था 8 है, 28, और D की जगह पता था क्या है? 2 था, तो 2 लिखा हमने। 8 अपनी जगह पहले मल्टीप्लाई करते तो 56, तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे 64 आ गया। तो A29 मिला है नहीं मिला? आप बोलोगे हाँ भैया मिल गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? आप बोलोगे नहीं भैया, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये हमको करना होता है। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो ये 2 नंबर में हमारे पास ये दिख जाएगा, या एमसीक्यू में भी ये दिख चुका है हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी को लेकर कहता है द 17 टर्म, लैंग्वेज पढ़नी है, 17 टर्म ऑफ द एपी, 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे भैया एक्सीड्स का मतलब हमको पता है, क्या पता है? मोर देन। नहीं पता तो बाबू लिख लेना इसको। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? आप बोलोगे 10 टर्म से, तो 10 टर्म को। और कितना ज्यादा होता है? आप बोलोगे बाय 7, तो हमने क्या कर दिया? 7 कर दिया। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुई आपको? कह रहा है कि 17 टर्म जो होता है वो एक्सीड्स, ज्यादा होता है 10 टर्म से। 10 टर्म से कितना ज्यादा होता है? आप बोलोगे बाय द 7, तो हमने क्या कर दिया? इधर 7 कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब देख भाई, क्या तेरे को नहीं पता A17 को क्या लिखते हैं, A10 को क्या लिखते हैं? आप बोलोगे पता है, तो लिख दे भाई। A17 को क्या लिखते हैं? आप बोलोगे A प्लस 16D, और A10 को क्या लिखेंगे? आप बोलोगे A प्लस 9D, और प्लस का 7 है तो हमने 7 लिख दिया। अब जो देख अल्फाबेट्स वाले सबको एक साइड ले आते हैं हम, ठीक है, हम एक साइड ले आए। अब कैलकुलेशन चेक करो, A से A कट गया, ये कितना देगा? आप बोलोगे 7D देगा, इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो D बराबर 7/7, तो D बराबर क्या आ गया? आप बोलोगे 1। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि जो कॉमन डिफरेंस आया निकल कर वो क्या आया? आप बोलोगे 1 आया। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन तो हमारे पास, ठीक है। अब देखो मीनिंग क्या कहता है, जरा समझते हैं। कहता है विच टर्म,
ठीक है, मतलब विच टर्म का मतलब क्या हो गया, कौन सी टर्म, और टर्म को किससे डिनोट करते हैं, आप बोलोगे एन से, क्योंकि विच का मतलब होता है कौन सी, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मतलब मुझे इस क्वेश्चन में एन ढूंढना है। ठीक है, कब ढूंढना है, कह रहा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म में, जहां पे मैंने ये आपको दे दिया, वहां पे ऐसे करते करते वो कह रहा है 132 मोर देन का मतलब प्लस किया जाएगा किसमें, 54 टर्म में। मतलब वो कह रहा है कि अगर 54 टर्म में 132 में प्लस कर दूं तो इसकी कौन सी पोजीशन होगी, किस टर्म पर आएगा, ये बात वो पूछ रहा है। जैसे देखो मैं पूछूं विच टर्म इज 27, कौन 27 कौन सी टर्म पे आया, आप बोलोगे भैया 27 1 2 3 मतलब तीसरे नंबर पर आया। तो वही बात यहां पर है कि वो कह रहा है विच टर्म मतलब कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, टर्म को एन से डिनोट करते हैं। जब मैं इसके अंदर 132 ऐड करूंगा, किसमें ऐड करूंगा, आप बोलोगे 54 टर्म में ऐड करोगे, किसमें ऐड करेंगे हम, 54 टर्म के अंदर। तो भाई 54 टर्म में 132 ऐड करेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, यही बात मुझे इधर पूछनी है। क्लियर। अब बात आती है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं, सोचिए। क्या मैं 54 में 132 ऐड कर दूं, आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन बताता हूं। मान लेते हैं आपने क्लास में टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन आ गई आपकी, क्रम हो गया ये, और मैं बोलता हूं बेटा जिसमें 2 नंबर और ऐड कर दो, अब आप थर्ड पे पहुंच जाओगे, क्या ये ऐड हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता। या सपोज करो भाई तो आप जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहते हो, कहां पर रहते हो, सेकंड फ्लोर पर। इस सेकंड फ्लोर में मैं बोलता हूं भाई 10,000 ऐड कर दे, ये टर्म है ये नंबर है, दोनों को ऐड कर दे, तो क्या ये 10,000 दो हो जाएगा, आप इस फ्लोर पे पहुंच जाओगे, आप बोलोगे नहीं भैया ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई टर्म वर्ड जो होता है, इस टर्म के अंदर कभी भी हमारे पास ये जो होता है ये प्लस नहीं होता है, कोई टर्म में कोई भी नंबर हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे करे तो करे क्या, तो करे ये करे भैया जी कि अगर यहाँ नंबर है तो यहां भी मेरे को नंबर पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं ये पता करूंगा कि A54 की वैल्यू है क्या। अब मैं A54 पता लगाने के लिए, मुझे पता है A54 पता लगाने गया तो मुझे तो इसका फॉर्मूला पता है, सिंपल वर्जन क्या होता है, आप बोलोगे हाँ भैया A54 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D। और जहां मुझे ये बात पता है कि an का मुझे फॉर्मूला पता है A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट D, ये तो लिखना बनता है। ठीक है, अब चेक कर क्या इस क्वेश्चन में तेरे को ए पता था नहीं पता था, आप बोलोगे हाँ भैया ये वाला नंबर तो हमारा ए होता है, तो हमारा ए पता चल गया, कितना हो गया 3। अब सोच क्या तू डी भी पता था या नहीं पता था, बोलोगे हाँ भैया डी तो पता है, कैसे निकलता है A2 माइनस A1, मतलब 15 माइनस 3 करेंगे तो डी निकल कर आ गया कितना 12, तो डी भी पता चल गया। तो आप बोलोगे जब पता है तो लिख दे भाई, ए की जगह 3 था, 53 अपनी जगह था, डी की जगह मैंने 12 रखा, 3 अपनी जगह आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 12 की टेबल पहले मैंने 3 तक पढ़ी, 12 की टेबल कहां तक पढ़ी, 3 तक, तो 12 3 36 कैरी कर दिया मैंने 3। अब 12 की टेबल में 5 तक पढ़ रहा हूं, कहां तक, 5 तक, तो 12 5 जा आप बोलोगे 60। ठीक है, 60 में मैंने 3 ऐड करा तो आप बोलोगे 63 हो गया। अब मैंने ऐड करा तो कितना हो गया, 639 हो गया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि भाई साहब ये लाइन बन के आई थी मेरे क्वेश्चन की, है ना, तो मुझे पता था कि मेरे को एक बात पता थी कि जो क्वेश्चन था मेरा कि 3 15 27 और 39 दैट्स वो बोल रहा था 132 कौन सी टर्म में आएगा 54 पर। ठीक है, कौन सी टर्म होगी, तो मुझे एक बात पता है कि अभी मेरे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू पता चल गई, कितनी आई थी, आप बोलोगे इसकी वैल्यू आई थी A54 की वैल्यू पता चली थी नहीं चली थी, आप बोलोगे हाँ पता चल गई थी। क्या वैल्यू आई थी, आप बोलोगे 639। ठीक है, तो 639 और ये दोनों ऐड होते हैं, तो अब ये हमने ऐड कर दिया, ऐड करके 771 आ गया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन भाई कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा गया था, कौन सी टर्म, मतलब ये जो नंबर आया है ये इस नंबर की कौन सी पोजीशन होगी, ये किस जगह पर आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं 15 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, आप बोलोगे सेकंड पे। मैं पूछ रहा हूं 27 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आप बोलोगे थर्ड पे। तो ऐसे ही भाई बताना है कि ये वाला कहां पर आएगा।
अब हम पता कैसे लगाए, ऐसे कितने बैठेंगे 1 2 3 4 डेट 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 डेस। आप बोलोगे नहीं भैया एक टेक्निक पता है क्या, कि ये वाला जो लास्ट में नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं an। क्या बोलते हैं हम, an। और जब मुझे an पता चल गया तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे an का। तो हम अगली स्टेप में an का फॉर्मूला लगाएंगे कि an का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या थी, लास्ट टर्म जो थी 771। a तो मुझे शुरुआत से ही पता था कितना था 3, n नहीं पता था, d मैं निकाल ही चुका था कितना था, d 12 था। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो n के साथ जो भी प्लस में होगा इधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे जो भी प्लस में होता है इधर जाके माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है जी, अब हमने माइनस करा तो कितना आ गया 768 आ गया, माइनस करना आता है। अब n के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है इधर जाके क्या हो जाता है, आप बोलोगे जो भी मल्टीप्लाई होता है इधर जाके डिवाइड हो जाता है। अब हमने इसको डिवाइड करा, 12 से काट लेते हैं या आप 6 से काटना चाहो 6 से भी काट सकते हो। ठीक है, 12 6 72, 7 6 72, बचे कितने 4 7 4 जा। अब माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जो n आ गया वो कितना आ गया 65 आ गया। तो मतलब कि इस बंदे की जो 771 आएगा उसकी ट्रम क्या होगी, आप बोलोगे 65 ट्रम्स होगी। क्या होगी, 65 ट्रम होगी हमारे पास। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अगर वो नहीं हुआ तो ये होता है फिर हमारे पास। ठीक है, क्लियर। इसको पढ़ के देखिए, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जहां पे जो n टर्म होता है, इस वाले का n टर्म, मतलब कह रहा है कि जैसे पहली AP है, ठीक है, पहली AP है, इसका n टर्म, जो इसका n टर्म, और ऐसे जो दूसरी AP है 3 10, ठीक है 17 डेट डैश, इसका n टर्म, ये दोनों जो भी हैं यहां पर वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एन टर्म की जो भी वैल्यू होगी, कि जैसे मान लेते हैं इधर ऊपर 110 है तो यहां भी क्या है 110, ये वो बात कह रहा है कि ये दोनों हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये कौन से केस में आएगा, कब आएगा, कौन सी टर्म पर आएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों का एन टर्म आपस में क्या है, इक्वल। मतलब कि एक तरीके से लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो दोनों की क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। आप बोलोगे हाँ भैया इक्वल होगी। तो देख, ध्यान देना इधर, तो दोनों की n आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने दोनों की n टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या कर दिया, आपस में इक्वल लिख दी। अब देखो कि इसका फर्स्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर सेम है, अलग अलग है, आप बोलोगे अलग अलग है। तो भाई हम फॉर्मूला जब करेंगे तो जैसे मैंने इधर फॉर्मूला लिख दिया, तो इस साइड में फॉर्मूला लिखूंगा तो इधर मैं कैपिटल यूज करूंगा, लेकिन n स्मॉल ही रहेगा क्योंकि दोनों का n इक्वल था, और d हमारा इधर कैपिटल आएगा। ठीक है, क्लियर भाई। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर अलग है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अलग है, तो इसलिए इसका फर्स्ट नंबर अलग अलग लिखा, इसका डिफरेंस अलग अलग लिखा। लेकिन दोनों का n इसने बोला था, दोनों का जो n है वो आपस में इक्वल है। बोला था नहीं बोला था, बोला था नहीं बोला था, आप बोलोगे हाँ भैया बोला था, इक्वल है, तो इसलिए मैंने n की जगह क्या छोड़ दिया, n छोड़ दिया। अब बस भाई तेरे को कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है। पहले वाले टर्म का ये क्या था, 63 था, 63 हो गया, n मुझे नहीं पता, ब्रैकेट d कितना है, d का मतलब इधर गैप कितने का था, पहले वाले केस में आप बोलोगे 2 का, इस वाले केस में कितना है 3, n नहीं पता था, गैप कितने का है चेक कर भाई, इसमें गैप कितने का है, गैप ढूंढ, गैप इधर कितने का है, तो आप बोलोगे गैप 7 का है, तो हमने 7 कर दिया। बस अब कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन खत्म। मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस का 2 इजकल टू 3 प्लस का, ठीक है 7n माइनस का 7। अब कैलकुलेशन करते ये हो जाएगा 61 प्लस का 2n इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा कि भाई नंबर में से ये माइनस करेगा, बच्चा यही गड़बड़ कर देता है, ध्यान देना, ये माइनस का 4 आएगा। आप बोलोगे कैसे आया, अरे भाई बड़ा नंबर कौन, आप बोलोगे 7, 7 के आगे कौन सा साइन, आप बोलोगे माइनस, तो आएगा कैसा, फिर आपका बोलोगे माइनस का। अब आगे कैसे कैलकुलेशन करनी है, आप बोलोगे भैया इतना तो हम समझदार हैं कि इतना तो हमको पता है कैसे कैलकुलेशन होगी। तो हमने क्या करा कि ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास माइनस का 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 4 हो जाएगा, कर दिया जी। 7n अपनी जगह था हमारे पास, ठीक है, ये प्लस का 2n उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन करी 65 इजकल टू 5n, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, तो n कितना आ गया, आप बोलोगे 13। तो मतलब इनकी 13 टर्म पे दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, ठीक है।
अब हमारे पास एक ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जब भी आ रहा है 2 नंबर में तो बच्चा इधर गड़बड़ कर रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। 2 नंबर में तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा। कह रहा क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहां से निकालनी है? लास्ट से। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये लास्ट टर्म का मतलब क्या है। इधर जब भी लास्ट टर्म आ रही है इसका मतलब क्या है, तो भाई इधर ध्यान देना। मान लेते मैंने कुछ नंबर लिखे 8, 10, 12, 14। मैं बताता हूं, पूछ रहा हूं कि मुझे थर्ड टर्म बता। क्या बतानी है? थर्ड टर्म। तो थर्ड में आप आंसर दे दोगे 6। मैं बोलता हूं फ्रॉम द लास्ट, कहां से? पीछे से। पीछे से तीसरा बंदा बता कौन है। फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से कौन सा नंबर है तीसरी पोजीशन पे? बोलोगे भैया लास्ट से तो मतलब ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो फ्रॉम द लास्ट के केस में, फ्रॉम द लास्ट के केस में तो आया कौन? आप बोलोगे 10 आया। तो मैं एक बात समझा, जब मैं पीछे से गिन रहा था फ्रॉम द लास्ट, तो जो सबसे पीछे वाला बंदा था वही मेरा क्या हो गया? A1। यही बंदा मेरा कौन हो गया? A2। ये बंदा कौन हो गया? A3। यही कहानी हुई है नहीं हुई? तो जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट आएगा ना, तो जो सबसे पीछे होता है उसी को हम A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? A1। उसके बाद वाले को A2। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ भैया। तो जब भी क्वेश्चन में आ रहा है फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, तो जो सबसे पीछे वाला नंबर होगा, ये वाला नंबर क्या कहलाएगा? आप बोलोगे A1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। ठीक है। अब सिंपल सरल भाषा में ये समझो कि जब भी वो पीछे से बात कर रहा है तो पीछे वाले को हम क्या करते हैं? आगे ले आते हैं। मतलब कि भाई इसको हम ऐसे लिख देंगे ताकि गिनना इजी हो। तो यही कहानी हमारी यहां पर होगी कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट वर्ड दिख रहा है, कौन सा वर्ड दिख रहा है? फ्रॉम द लास्ट। कौन सा वर्ड? फ्रॉम द लास्ट। तो समझ जा भाई कि इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को हमको उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। जो सबसे पीछे उसको आगे लिख, ठीक है, फिर इसको लिखा 13, फिर 8 लिखा, फिर 3 लिखा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो जब भी बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट तो समझ जा क्वेश्चन में क्या करना है। जो भी मेरे को एपी दे रखी है उसको, जो सबसे पीछे उसको सबसे आगे कर दे, मतलब उस सीरीज को उल्टा कर दो। उस सीरीज को उल्टा कर देते हैं, उसी को हम वो, अब ये हमारी प्रॉपर वे में बन गई। ठीक है। अब पूछ क्या रहा था? 20 टर्म। तो A20 मुझे पता है। A20 को क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे A + 19D। ए की जगह क्या आ गया? आप बोलोगे 253 आ गया प्लस 19। अब बच्चा यहां डी की गड़बड़ कर देता है। वो सोचते हैं डी निकालने का तो एक ही तरीका था, A2 - A1। लेकिन रिकॉल कर भाई, मैंने डी के लिए एक बात बोली थी। डी के लिए अगर मुझे याद हो, डी 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 कहां गया? डी के लिए शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला माइनस करते हैं। आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला माइनस करते हैं। तो क्या मेरी डी की गाड़ी हमेशा A2 - A1 पे अटकेगी? आप बोलोगे नहीं, हम डी पता लगा सकते हैं। डी अगर मुझे पता लगाना हो तो 2 तरीके हैं। आगे वाले में से, ये अगर आगे है तो पीछे वाला कौन? आप बोलोगे 13। तो या तो ऐसे निकाल लो डी, तो डी कितना आ गया? -5 आ गया। या मैं बोलूं कि डी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। आगे वाला कौन? आप बोलोगे 3, माइनस पीछे वाला कौन? आप बोलोगे 8। तो कितना आ गया? -5 आ गया। तो मैं एक बात समझा कि जब भी फ्रॉम द लास्ट वर्ड आ रहा है ना, कौन सा वर्ड आ रहा है? फ्रॉम द लास्ट। तो जो मेरी सीरीज होती है, एपी होती है, उसको उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब जो पीछे लिखा होता है उसको आगे कर दो, और जो आगे लिखा होता है उसको हम पीछे कर देते हैं। क्योंकि हम गिनना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से गिन रहे हैं। तो पीछे वाले बंदे को क्या बोलेंगे? आप बोलोगे A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पीछे वाले को आगे लिख दिया और जो सबसे आगे था उसको सबसे पीछे कर दिया। अब मुझे फॉर्मूला पता था और डी निकालने का एक तरीका पता है मुझे कि भाई आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो डी कितना आ गया? -5 आ गया। ठीक है। तो 253 माइनस, अब कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन करोगे तो ये 8 आ गया, तो निकल गया A20। क्लियर। मुझे पता है ऑनलाइन में इसको और टफ भी तरीके से कराया। सबसे पहले वो उसका AN निकालते हैं, वो तरीका आपको यूज नहीं करना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान रखना है 2 नंबर के हिसाब से जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब कि फ्रॉम द लास्ट, तो समझ जाओ कि उस एपी को क्या करना होता है? हमको उल्टा करना होता है। क्लियर।
अब हम आ जाते हैं अपने 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर के 5.3 में कैसे कैसे क्वेश्चंस इसने एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म जो होती है एपी की, ठीक है, कितनी टर्म है हमारे पास इस एपी की जहां भी मस्ट बी टेकन, जिसको लिया जाए टू गिवन अ सम, जब इनको लिखा जा रहा है कि कितनी ऐसी टर्म होगी जहां पर, कितनी ऐसी टर्म होगी जहां पे मैं इन सब का सम करूं, इन सब का क्या करूं, सम करूं, और मुझे सम करके क्या आंसर आ जाए, 636 आ जाए, ये बात वो कह रहा है। लिखा है गिवन द सम, मतलब इन सब नंबर का, कितने नंबर्स का मैं टोटल करूं कि मुझे 636 मिल जाए। मीनिंग क्लियर है? आप बोलोगे हाँ भैया क्लियर। तो और लिखा भी हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मुझे एन ढूंढना था, इधर एन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे ये हमारा क्या, इसका टोटल है ना, तो टोटल को ही क्या बोलते हैं, आप बोलोगे भैया टोटल को हम एसएन बोलते हैं, ठीक है। टोटल को क्या बोलते हैं, एसएन, क्योंकि सम आ गया ना, एस फोर सम आ गया। तो अगर मुझे क्वेश्चन में एसएन पता चल गया तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे भैया अगर एसएन की बात हो रही है तो फॉर्मूला भी एसएन का लगेगा। अब भाई एसएन का फॉर्मूला मुझे याद है कि एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे भैया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 ब्रैकेट d, ये हमारा एसएन का फॉर्मूला होता है। अब एसएन की जगह जो टोटल था वो टोटल हमने इधर लिख दिया, इक्वल टू एन की जगह ढूंढो, एन तो यही ढूंढना है भाई, पता लगाना, नहीं पता तो छोड़ दिया, इक्वल टू 2a, ए की जगह आप बोलोगे भैया 19 था, ठीक है जी। एन नहीं पता था, डी पता लगा भाई, डी क्या होगा, आप बोलोगे भैया डी तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, डी हमारा निकलता है कैसे, a2 माइनस a1 करके, मतलब a2 हमारा 17 था, a1 9 था, तो डी हमारा कितना आ गया, आप बोलोगे भैया डी आ गया हमारा 8, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब कैलकुलेशन पे ध्यान देना भाई, n/2 ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करा तो 18 हो गया, प्लस का साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 8n माइनस का 8, हो सकता है नहीं हो सकता, आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब ध्यान देना, ये 18 है, ये 8 है, ये प्लस माइनस हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो सकता है, कितना आएगा, आप बोलोगे 10 आ गया, प्लस का 8n आ गया। अब यहां से आपको कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देख भाई इसके अंदर कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। 10 और 8 किसकी टेबल में आता है, आप बोलोगे भैया 10 और 8 आते हैं हमारे 2 की टेबल में। तो भाई जब पता है तेरे को तो कॉमन ले ले, क्या ले ले, कॉमन। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 2, और 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पर, 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, आप बोलोगे 4 पर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब जो कट रहा है वो हमने काट दिया, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं जरा, अब बचा क्या, 636 इज इक्वल टू n ब्रैकेट, ठीक है, 5 प्लस का 4n, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसका करे तो करे क्या भाई, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो लॉजिकल बात है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देख क्वेश्चन को, क्या ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एक ही इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो कौन सा फॉर्मेट होता है, आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या करा, इस +6 को उधर ले जाकर माइनस कर दिया, और फॉर्मेट के हिसाब से मुझे पता है पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर ये हमारा हो जाता है, क्लियर। और इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, आप बोलोगे 0 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मैंने 4th चैप्टर में भी सिखाया था मिडिल टर्म को लेकर कि मिडिल टर्म कैसे करनी होती है। तो जब भी मेरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप बोलोगे भैया एक ही जरिया है, वो भी कौन सा जरिया, आप बोलोगे मिडिल टर्म, कौन सा, मिडिल टर्म। तो लगा देते हैं मिडिल टर्म। तो इसके इस क्वेश्चन में आप फैक्टर याद रखना ताकि आपका टाइम बच जाए, वरना वही जैसे 4th चैप्टर में हम कर रहे थे लंबी लंबी कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन आप इधर करते फिरोगे, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। 636 लिखा है, चलो इसको हम दोबारा लिख देते हैं कि 4n स्क्वायर, इसका मिडल टर्म करा हमने तो ये आ गया हमारा 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा इसमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे भैया जो कॉमन है इसमें तो बस n ही कॉमन है, तो हमने n कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा, आप बोलोगे 4n बचा, प्लस का 53 माइनस है माइनस। अब सोच भाई 48 किसकी टेबल में आता है, बड़े से बड़ा नंबर सोच, आप बोलोगे भैया 6 की में भी आता है, 12 की में भी आता है, तो हम 12 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 12 जैसा अंदर है
वैसे ही बनाना है। तो 12 कॉमन लिया तो 12 के टेल में ये 4 पर आता है और माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता है और 12 के टेल में ये 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। अब देखो ये हमेशा एक जैसे होते हैं, तो आपने देखा कि n माइनस 12 हो गया ब्रैकेट 4n प्लस 53 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब n माइनस 12 को 0 के बराबर रखा और 4n प्लस 53 को किसके बराबर रखा, 0 के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 12, ठीक है। और ऐसे ये 4n बराबर क्या आ गया, -53। तो n बराबर क्या आ गया, -53/4। लेकिन सोच भाई इसके आगे, इस n के आगे मैंने इग्नोर वर्ड क्यों लिखा, सोच दिमाग लगा। आप बोलोगे भैया n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। और नंबर ऑफ टर्म कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं होती। आप बोलोगे कि भैया मेरी क्लास के अंदर -10 पोजीशन आई है, हो सकता है भाई माइनस में। आप बोलोगे भैया मैं -3rd फ्लोर पे रहता हूं, नहीं ना भाई। तो इसलिए n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इधर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, खाली 12 आएगा। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, खुद ही बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ एपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया, ए कितना है हमारा 17। और फिर कह रहा है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म दिख गया कितना हो गया, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, आप बोलोगे an से, कितना हो गया 350 हो गया। कहता है इफ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का वाला n पता लगाना है, साथ के साथ उनका सम भी करना है कि उनका सम क्या होगा ये ढूंढना है। अब लॉजिकल बात है कि अगर क्वेश्चन के अंदर an दे रखा है, क्या दे रखा है an, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे an का लगेगा, यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली। अगर क्वेश्चन में an दिया है तो फॉर्मूला भी किसका आएगा, an का। तो भाई सबसे पहले तो ऐसा कर an का फॉर्मूला लगा दे। an का फॉर्मूला होता क्या है वो आपने इधर फॉर्मूला लगा दिया। अब जो जो वैल्यू पता थी वो आपने इधर लिख दी। a की वैल्यू पता थी 17 है, n नहीं पता तो नहीं पता भाई, n तो ढूंढना था। और d कितना था 9 था। कैलकुलेशन कर लेगा, बोलेगा हाँ भाई ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने माइनस करा, अब माइनस कर दे तो कितना आ गया 3 आ गया, इजकल टू n-1/9। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है। अब 9 की टेबल पढ़ ले, 9 की टेबल में 33 नहीं आता, 33 से कम क्या आता है, आप बोलोगे 27, कितने पे आता है 3 पर, तो 3 हो गया। अब बच कितना गया, आप बोलोगे भाई 28, 29, 30, 31, 32, 33, मतलब 6 बच गए, तो आप इधर 6 लिख दोगे। अब 9 की टेबल में 63 कितने पे आता है, आप बोलोगे भैया 9 की टेबल में 63 7 पे आता है, तो 37 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का इधर आके क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 38 आ गई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आप बोलोगे नहीं भैया। अब ऐसे इसने बोला कि n निकालने के बाद उनका सम करो, क्या करना है आपको, सम। अब भाई सम की बात कर रहा है तो फॉर्मूला किसका लगा देंगे, Sn का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज पे ध्यान देना, ठीक है, क्या बात है, ये फॉर्मूले से तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इधर है ना एक और फॉर्मूला लगा रहा हूं जहां मैंने आपको चैप्टर में लिखवाया था शुरुआत में 2 फॉर्मूले। अब आप बोलोगे भैया इस फॉर्मूले की कैसे एंट्री हो गई, अरे भाई इस फॉर्मूले की एंट्री इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे लास्ट टर्म पता है। तो जब भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता हो तो आप ये छोटू वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है बड़ा वाला फॉर्मूले से ही आप काम करो, आंसर दोनों से सेम आएंगे, बट कैलकुलेशन और टाइम मैटर करता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता और एसएन की बात कर रहा हो तो समझ हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने छोटा वाला फॉर्मूला लगा दिया इधर। छोटा वाला फॉर्मूला क्या था वो आपको पता है, ठीक है। ए की जगह क्या था, आप बोलोगे 17 और इसकी जगह एल की जगह कितना था 350 था, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे कट रहा है कितने पे 19 पे, तो ये 19 आ गया ब्रैकेट, इसको हम प्लस कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक था भैया, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पास कई बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, कह रहा है कि सम दे रहा हूं मैं कितने टर्म का, आप बोलोगे 7 टर्म का, और कितना दे रहा हूं आप बोलोगे 49। तो मतलब मुझे S7 दे रखा था और कितना दे रखा था, आप बोलोगे 49। अब कंफ्यूजन हो जाती है, डेट ऑफ क्या है, ये डेट ऑफ 17 टर्म क्या हो गया,
ये डेट ऑफ 17 टर्म मेरा A17 होगा या S17 होगा, ये कंफ्यूजन हो रही है भाई। होगा तो होगा क्या भाई, डेट ऑफ का मतलब होता है उसका या उसकी, तो भाई इधर उसका उसकी में करूं तो उधर शुरुआत में किसकी बात हो रही थी, आप बोलोगे सम की, तो उसका मतलब इधर कौन हो गया, सम हो गया। तो यहां डेट ऑफ वर्ड का मतलब वो सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो सम की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात। गलती से भी एग्जाम में इसको A17 मत करके आ जाना। ये क्या है हमारा डेट ऑफ 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, उसका, उसका कौन, इधर किसकी बात हो, आप बोलोगे सम की। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ है वो किसके लिए बात कर रहा है, आप बोलोगे सम की बात कर रहा है। तो यहाँ ये S17 है। क्या है ये हमारा S17 है। कितना है S17, आप बोलोगे 289 था। ठीक है, क्लियर, मीनिंग क्लियर हुई। डेट ऑफ मतलब उसका, इधर उसका मतलब इधर किसकी बात कर रहा था आपके क्वेश्चन के शुरुआत में, सम की। तो ये डेट ऑफ हमारा सम दे रखा था। अब लॉजिकल बात है कि सम की बात हो रही है हर जगह, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे सम का। एन का तो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि एन की तो कहीं बात ही नहीं हुई। तो सम का फॉर्मूला मुझे पता है। और उससे पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन में ए डी पता था, आप बोलोगे नहीं। तो वो लाइन लिख लेना कि भाई साहब मुझे जो फर्स्ट नंबर है, जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, उस कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब लॉजिकल बात है, एसएन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी एसएन का लगेगा। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया एसएन का। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे हाँ भैया यही फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, देख एस पहला क्या था 7, तो हमने 7 लिखा। तो चेक कर एन की जगह क्या लिखूंगा, जहां जहां एन आएगा, आप बोलोगे भैया जहां जहां एन आएगा वहां वहां हम 7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 7। तो हमने जहां जहां एन आया वहां पे हमने 7 रख दिया। ए अपनी जगह था, एन की जगह 7 रख दिया, और डी था हमने इधर डी रख दिया। ठीक है, और चेक कर क्या S7 की वैल्यू पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया क्वेश्चन की शुरुआत में पता थी। S7 की वैल्यू कितनी थी, 49। तो S7 की जगह कितना लिख दूंगा, 49 लिख दूंगा। 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस का कितना हो गया, 6d हो गया। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब चेक कर भाई कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बोलोगे हाँ भैया आ तो रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बता, आप बोलोगे भैया कॉमन आ रहा है इधर। क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे इधर से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले ले भाई। ए यहां से 2 बाहर आया तो 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, तो ए बचा। अब 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पर, तो 3 लिखा। 2 से 2 कट गया। अब बच्चा है ना यहां से कैलकुलेशन बढ़ा देता है। वो क्या गड़बड़ कर देता है, वो बोल 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। अरे भाई बगल में देख, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। क्या तेरे को ये नहीं पता कि 7 की टेबल में 49 कितने पे आता है, बता, पता है ना। तो जब कट रहा है तो काट दे भाई, क्यों जबरदस्ती उसको अंदर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन खींच रहा है। ठीक है, तो मेरी यहां से जो इक्वेशन निकल कर आई, ठीक है, वो क्या निकल कर आई, आप बोलोगे 7 इक्वल टू, ठीक है, a+3d। ठीक है, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे चेक करो कि A17 बोला है तो भाई इसके लिए भी तो SN का फॉर्मूला लगेगा। ये थोड़ी है कि ऊपर वाले के लिए लगा दिया इसके लिए नहीं लगा रहे भाई, ये भी तो सम लेकर बैठा हुआ है ना, तो फॉर्मूला भी इसका लगेगा नहीं लगेगा, आप बोलोगे हाँ भैया लगा दो। अब इसके लिए भी हमने फॉर्मूला लगाया। SN का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पुट कर दिया 2a + n-1 ब्रैकेट d। अब आपने एच यहाँ पे 17 आ गया, सॉरी 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 17 लिखेंगे। d नहीं पता था तो d की जगह हमने d ही छोड़ दिया। अब देख कहीं S17 की वैल्यू पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया 289 थी, 289 हो गया। तो ये 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस का कितना हो गया, 16d। क्लियर, अब बोलोगे हाँ भैया। अब आगे ध्यान देना, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा, a+8d बचा। अब 2 से 2 कट रहा है तो कट गया। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इधर, कि बच्चा फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। भाई याद कर ले 17 का जो स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर आपको तो याद होने चाहिए, मैथ्स में बहुत कैलकुलेशन कम कर देता है। 17 का स्क्वायर ही क्या होता है, 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 289। मैं पूछूं 289 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 17 का। किसका, 17 का। तो भाई मुझे पता है 17 का स्क्वायर होता तो काटेंगे तो कितने पे आएगा, 17 पे ही आएगा। तो ये 17 इक्वल टू a प्लस क्या हो गया, 8d हो गया। ये मेरी इक्वेशन सेकंड निकल कर आ गई।
इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी भैया यहां तक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन क्या थी? 2 थी हमारे पास। अब यहां से देखो, अब 2 इक्वेशन बन गई, क्या करेंगे? आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन लगाएंगे, तो हम जरा एलिमिनेशन लगाते हैं अगले पेज पर कि 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन हम चेक करें तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d थी। ठीक है, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d थी। अब एलिमिनेशन लगा देते और लिख देना कि इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सिंबल चेंज, ये कट रहा था तो काट दिया। यहाँ से क्या बचा? आप बोलोगे माइनस का 5d, और यहाँ से क्या बचा? माइनस का 10। मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड, तो d कितना आ गया? आप बोलोगे d आ गया आपका कितना? 2। अब d की वैल्यू जो है d बराबर 2 आप पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपकी इच्छा होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने 7 बराबर a प्लस 3d की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो a प्लस ये कितना हो गया? 6 हो गया इक्वल टू 7। तो a बराबर कितना आ गया? 1। तो ये हमारा a निकल गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भाई कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भाई साहब, दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था सम बता, कि सम क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मतलब मेरे से इस क्वेश्चन में SN पूछा गया था, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे? अब फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ एन टर्म के लिए। सम ऑफ एन टर्म मतलब SN पूछ रहा है तो n की जगह क्या है? आप बोलोगे n। अगर मान लेते हैं मैं पूछता सम ऑफ M फॉर मुंबई वाला पूछता, तो n की जगह क्या लिखता? आप बोलते मुंबई वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुंबई वाला। अगर मैं बोलता कि भाई साहब सम ऑफ x टर्म, तो हम n की जगह क्या लिखते? आप बोलते x लिखते। क्या लिखते? x लिखते। तो ये चीज ध्यान रखना कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो वहां ये टॉपिक यूज होगा हमारे पास। ठीक है, अब भाई ये SN की जगह SN ही रहेगा, n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि n की ही बात कर रहा है। a चेक करो, a कितना आया था? आप बोलोगे 1 आया था। ठीक है जी, n की जगह n रहेगा। d चेक करो, d कितना आया था? आप बोलोगे 2 आया था, तो हमने लिख दिया। तो n अपॉन 2 अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट 2 प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? n/2 इंटू में 2n, और यहाँ पे जो कट रहा है वो हमने काट दिया, और n को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? बच्चा लिखता है 2n। अरे नलायको, 2n नहीं आएगा इधर, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? n स्क्वायर। क्या आएगा इधर? n स्क्वायर आएगा। तो जो सम है n टर्म तक का वो क्या आ रहा है? हमारा n स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना 2 बार तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना ही जाना। ठीक है, अलग बात है कि एक बारी में अगर जिन बच्चों को समझ आ जाए तो दोबारा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। कह रहा है सम दे रखा है, मैंने कहां तक का सम दे रखा है? आप बोलोगे एन टर्म तक का। कहां तक का दे रखा है? एन टर्म तक का सम दे रखा है। सम था तो इसलिए SN का फॉर्मूला लगा दिया। अब कह रहा है फाइंड करना है क्या? S1 और S2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? S1 और S2। अब लॉजिकल बात है, S1 और S2 ढूंढना है तो हमने पहले सबसे पहले जैसे पिछला क्वेश्चन था, n की जगह मैंने 1 रख दिया। n की जगह क्या रख दिया? मैंने 1 रख दिया। ठीक है, n की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब मैंने कैलकुलेशन करी तो भाई 4 माइनस 1, तो S1 कितना आ गया? आप बोलोगे S1 कितना आ गया? हमारे पास 3 आ गया। तो ये मेरा S1 निकल गया। अब ऐसे मैं बात करूं कि S2 पूछ रहा है, तो भाई मैंने क्या करा? दोबारा से ये जो क्वेश्चन था इधर मैंने 2 रख दिया। क्या रख दिया? इधर मैंने 2 रख दिया। S2 की बात कर रहा है, मैंने इधर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर। और ये कितना होता है? 8 माइनस 4 कितना आ गया? S2 4 आ गया। ठीक है, S2 कितना आ गया? आप बोलोगे 4 आ गया। क्लियर? तो ये S2 पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? थर्ड और 10 टर्म। तो इधर थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे थर्ड टर्म का मतलब A3 होता है। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना भाई। क्या देख, जो S1 होता है वो हमारा A1 होता है, लेकिन जो S2 होता है वो हमारा क्या होता है? A2 नहीं होता। अब बोलोगे भैया ये बात है ना, हजम नहीं हुई, समझ नहीं आया। अभी कह रहे हो S1 A1 होता है, S2 हमारा A2 नहीं होता। समझ भाई, इधर ध्यान दे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 6 9 12। मैं बोलता हूं A1 बता। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी थी? आप बोलोगे 3। मैं पूछता हूं S1 बता। S1 का मतलब आप बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहली टर्म का सम कर दो। कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। क्लियर? तो मैंने देखा दोनों की वैल्यू सेम है, अलग अलग है। आप बोलोगे सेम, तो मतलब S1 A1 है।
मैं बात करता हूं कि A2 बता, A2 का मतलब सेकंड टर्म क्या थी, आप बोलोगे 6 थी। मैं पूछ रहा हूं S2 बता कि S2 की वैल्यू क्या होगी, S2 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, मतलब इन दोनों का प्लस कीजिए, इन दोनों का प्लस कीजिए। तो मैं क्या समझा कि जो S2 है वो निकला कैसे, A1 और A2 को मिलाकर, कैसे मिला, A1 और A2 को मिलाकर। ऐसे में अगर मैं बात करूं A3 बता, A3 क्या होगा, आप बोलोगे A3 9 है। मैं पूछूं S3 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म, तीन टर्म तक का आप सम कीजिए, तीन टर्म तक का आप सम कीजिए कि तीन टर्म तक का सम मतलब 3 + 6 + 9। तो मैं एक बात समझा कि जो S3 होता है वो मेरा A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है, होता नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया। तो एक बात नोट कर लेना अपनी एनसीईआरटी में, क्या कि जो मेरा A1 होता है वही मेरा S1 होता है, जो मेरा A1 होता है वही मेरा क्या होता है, S1 होता है। लेकिन जो मेरा A2 होता है वो कभी भी मेरा S2 नहीं होता, जो मेरा A3 होता है वो कभी मेरा S3 नहीं होता। तो मैं पूछूं S2 होता क्या है, तो आप बोलोगे S2 का मतलब होता है A1 + A2 होता है। S3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ थ्री टर्म A1 A2 + A3, ये होती है हमारे पास। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ भैया जी, ठीक है क्लियर। तो अब जरा हम समझते हैं क्वेश्चन में आगे कि क्वेश्चन को आगे करना कैसे है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बेसिक बात थी कि हमको सेकंड टर्म निकालनी थी, मतलब A2 पता लगाना था, तो A2 कैसे निकलेगा, तो मुझे पता है कि S2 बराबर क्या होता है, आप बोलोगे A1 + A2 होता है, होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया। S2 की जगह 4 रख दिया, A1, तो क्या मैं इसको A1 बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया इसको A1 आप बोल सकते हो, ये हमारा A1 कहलाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया 3, और A2 चाहिए था, A2 अपनी जगह आ गया, तो 4 - 3 मतलब A2 कितना आ गया, आप बोलोगे A2 आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर, A2 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। चलो थर्ड टर्म बतानी है, तो थर्ड टर्म को मुझे पता है, थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे A + 2D लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया जी। A कितना है हमारा, आप बोलोगे 3। अब भाई D कैसे निकलता है, आपको पता होगा D निकालने का फॉर्मूला A2 - A1, A2 कितना है 1 और A1 कितना था 3 था, तो D कितना आया, आप बोलोगे -2। तो ऐसे ही क्या आप A10 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे हाँ भैया। मैं पूछूं क्या इसका एन टर्म पता लगा सकते हैं, आप बोलोगे एन टर्म, अरे भैया एन टर्म की बात कर रहा है तो फॉर्मूला भी किसका लग जाएगा, एन टर्म तक का फॉर्मूला लग जाएगा। अब A की जगह क्या रखना है 3, N की जगह N रखना है और D की जगह क्या रखोगे -2। अब कैलकुलेशन कर लेना, ये एन टर्म बन जाएगी हमारी। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल चाहिए, 15 मल्टीपल चाहिए, वो मल्टीपल किसके होने चाहिए, 8 के, 8 के मल्टीपल चाहिए। तो पहला 8 का मल्टीपल क्या होता है, बोलोगे 8, दूसरा 8 का मल्टीपल क्या होता है, आप बोलोगे 16, तीसरा मल्टीपल क्या होता है, आप बोलोगे 24, अगला मल्टीपल 32, फिर अगला मल्टीपल 40। तो ऐसे ही मेरे को देखो, ये पहला मल्टीपल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और ये पांचवा। ऐसे ही आपके पास ये सारे 8 के मल्टीपल का मुझे क्या चाहिए होगा, आप बोलोगे इन सबका आपको सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए। अब लॉजिकल बात है कि सम चाहिए मुझे, मतलब एक तरीके से एसएन का फॉर्मूला लगेगा, और कितनी टर्म्स थी, कितने लोग थे, आप बोलोगे 15, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, S15 निकालना है। अब भाई एसएन का फॉर्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो हमने सम का फॉर्मूला खोल दिया इधर, ठीक है। अब भाई आप देखोगे S15 है, N की जगह क्या होगा 15 होगा, ब्रैकेट 2a, A की जगह क्या था हमारे पास 8 था, और N की जगह 15 था -1, और D की जगह कितने का गैप है, आप बोलोगे 8 का गैप था। अब जो कट रहा है भाई काटेंगे हम इधर, ठीक है, ये हमारा 16 हो गया, प्लस ये माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है नहीं, और आप बोलोगे हाँ भैया माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है 14 × 8। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 16 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 का हासिल 112। अब इनको प्लस करते हैं हम, ठीक है, प्लस करा तो ये कितना आ गया 128 आ गया। अब जो कट रहा है वो काट देना, ये कितने पे जा रहा है 64 पर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चौक 60 का हासिल 96, ठीक है। तो टोटल उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 15 क्या, सॉरी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या कह रहा है, क्लियर।
अब जरा देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कह रहा है कि अगर मैं सम दे रहा हूं आपको, टोटल पैसा दे रहा हूं कितना 700, मतलब मैंने टोटल दे दिया आपको, कितना दे दिया 700 रुपए दे दिया। अब कहता है इसको यूज करा जा रहा है, गिवन 7 कैश प्राइस, कितने लोगों को कैश प्राइस दिया जा रहा है, आप बोलोगे 7 लोगों को कैश प्राइस दिया जा रहा है। ठीक है, अब कहता है हर एक प्राइस जो होता है वो 20 रुपए कम होता है, किससे होता है, प्रीवियस प्राइस से, मतलब पिछले वाले से। कि सपोज करो कि पहले बंदे को अगर 200 मिले तो अगले वाले को 180 मिलेगा, फिर अगले वाले को 160 मिलेगा, ऐसे वो कहानी कह रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब जो गैप है वो गैप जो है वो कितने का चल रहा है, लेस देन का मतलब क्या होता है माइनस, तो ये 20 रुपीज हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द इच प्राइस वैल्यू, हर एक प्राइस वैल्यू की वो हर एक जो है प्राइस वैल्यू पता लगानी है कि हर एक बंदे की प्राइस वैल्यू क्या है। तो हमको पता है कि अगर सम दे रखा है तो फॉर्मूला आप बोलोगे भैया सम का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। आपने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब सम का फॉर्मूला कितना था, आप बोलोगे 700 था। एन कितना था, एन नहीं पता था जी, सॉरी पता था लिख दिया। 2a, ए नहीं पता था, एन की जगह 7 आ गया, और डी की जगह क्या था, आप बोलोगे -20 था। ठीक है, ये हमने देखा कि 700 अपनी जगह आ गया, 7/2 आ गया, ब्रैकेट 2a प्लस ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120। समझ आया गया ना, 120 कैसा आ गया, 6 हो गया और ये माइनस का 20। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में देखो भाई, यहाँ पे अगर कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, या अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं। आपने बोला भैया वहां से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आप बोलोगे a माइनस का 60 बचा, ये इससे कट रहा है काट दिया। अब देख भाई क्या 7 से कट पाएगा, आप बोलोगे हाँ, कितने पर, 100 पर काट दिया हमने। तो 100 इज इक्वल टू a माइनस 160, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। तो पहले बंदे को जो प्राइस मिला वो कितना मिला, 160। तो पहले बंदे को 160 मिल रहा है, तो दूसरे बंदे को 140, तीसरे को 120, अगले को आप बोलोगे 100, फिर अगले को, क्योंकि हर एक का प्राइस बताना था, फिर अगले को आप बोलोगे 80, फिर अगले को आप बोलोगे 60। ठीक है, फिर अगले को आप बोलोगे 40। तो कितने लोग थे, 7, तो चेक करते, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोगों को प्राइज मिला है, नहीं मिला, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में हमारा निकलता है। ठीक है, क्लियर? अब ये वाले केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कर लो। क्लियर? क्या कहता है कि 200 लॉक्स है, आर स्टैक्ड, मतलब रखी गई है 200। ठीक है, मतलब लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी, ऐसी नीचे है ना, कितनी लकड़ी रख दी गई है, 200 रखी गई है, कितनी रखी गई है, 200। ठीक है, सॉरी दोबारा ध्यान देना, कह रहा 200 लॉक्स आर, है ना, स्टैक्ड, मतलब 200 मेरे पास लॉक्स थे, लॉक्स मतलब लकड़ी, 200 लकड़ी थी। अब कहता है 20 इन द बॉटम रो, मतलब मुझे टोटल तो पता है कि टोटल कितनी थी, 200 थी। अब सबसे नीचे जो रखी गई वो टोटल कितनी रखी गई, आप बोलोगे सबसे नीचे 20 रखी गई। फिर कहता है कि इसके ऊपर जो रखी गई, इसके ऊपर कितनी रखी गई, आप बोलोगे 19 रखी गई। ठीक है, ऐसे वो चल रहा है, नेक्स्ट 18 हो गई, मतलब पहले 20 होगा, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा। अब कहता है हाउ मेनी रो, ऐसे कितनी रो होंगी 200 लॉक्स के लिए, कि भाई मेरे पे क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने लॉक्स रखे, मतलब जैसे पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, ऐसे कितनी लॉक्स के रो बनाए। ठीक है, ये बात हमसे पूछ रहा है। क्लियर हुई बात? और फिर पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन सी आई होगी, ये बात आपसे वो जानना चाहता है। अब लॉजिकल बात है कि अगर मुझे एसएन पता है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे एसएन का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने एसएन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, आपने बोला हाँ जी। अब मेरे को यहाँ पे टोटल दे रखा था, टोटल लिख दिया। एन मेरे को नहीं पता थी कितनी लॉक्स है, ए मुझे पता थी, ए की जगह कितना था, आप बोलोगे 20 था। एन की जगह कितना था, आप बोलोगे नहीं पता था। डी कितना था, आप बोलोगे -1 था। क्लियर? अब ये 200 अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट n अपॉन में 2, ब्रैकेट कैलकुलेशन करा 40, मल्टीप्लाई किया माइनस का n प्लस का 1। ठीक है, अब ये हो गया 200 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट ये कितना हो गया 41 माइनस का n। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 41n हो जाएगा, और माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब भाई सबको इधर ले आते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
क्लियर। अब बात आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसका मिडल टर्म करा, तो मिडल टर्म आ गया इसका ये वाला केस। तो मिडल टर्म करके अगर आप सॉल्व करोगे तो n बराबर मेरे पास 25 आएगा और n बराबर मेरे पास 16 आएगा, ये दो आएगा। लेकिन सोचो कि किसी क्या n जो होगी वो टोटल 200 लोग है, क्या एक बार मेरी 16 आ जाएगी एक बार 25? आप बोलोगे नहीं, इसमें कोई ना कोई एक को मना करा जाएगा। किसको मना करते समझते हैं जरा। देखो A16 निकालो, जरा A16 निकालो, छठे मतलब 16वें नंबर पे क्या आई होगी, 16वें नंबर पर क्या आई होगी ये पता लगा रहे हैं जरा हम। -1, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया 20 माइनस का 15 मतलब 5 आया होगा। अब भाई जरा एक बार 25वें नंबर पे पता लगा, 25वें नंबर पर क्या आया है, 25वें नंबर पर पता लगा, ठीक है। तो आपने लिखा 20 और इधर करा 24 ब्रैकेट -1, तो माइनस, क्या माइनस में मैं लकड़ियां रखूंगा ऊपर, क्या सबसे टॉप पर क्या -4 लकड़ी रखी जाएगी? आप बोलोगे नहीं। तो इसलिए इस वाले को क्या करा जाएगा, इग्नोर करा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर देखूं सबसे ऊपर कौन से नंबर की है, तो सबसे ऊपर -4, तो -4 तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पूछा गया था सबसे ऊपर कौन सी टॉप पे है, तो सबसे पहले ऊपर 16 रो आ रही है और वहां पे कितनी लकड़ी रखी गई है? आप बोलोगे 5 रखी गई है। क्लियर, ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 और 5 को मिलाकर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और अगली वीडियो के अंदर हमारे पास आ रहे हैं कौन सा चैप्टर, छठा और सातवां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपनी तैयारी जारी रखना। टाटा बाय बाय, सी यू।